नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का इंतजार है। आज लेट हुए पर फाइन लगाएंगे सर आज हम लोग। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी राजनीति से जुड़ी हुई खबरें भी हैं, केंद्र सरकार की कुछ स्कीमों की खबरें भी हैं जिन पर राजनीति हो रही है, उसकी भी हम बात करेंगे। शुद्ध सियासी खबरों के अंदर आपको बताएं, प्रियंका गांधी और अभी प्रशांत किशोर की एक मुलाकात की बड़ी चर्चा है। तो क्या एक बार फिर से प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प करने के लिए कोई प्लान लेकर के गए थे? कुछ लोग कह रहे हैं अपनी पार्टी वो कांग्रेस में मिला भी सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जिस खबर की आज सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है कि संसद में आज भी जी राम जी बिल पर हंगामा मचा हुआ है। ये नाम अब तक आपने सुन लिया होगा, कुछ लोगों को नाम बड़ा अजीब लग रहा है। जी राम जी बिल क्या है ये? जो मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो 2005 से हमारे देश में चल रही थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों के अंदर 100 दिन की, एक साल में 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने का प्रबंध किया जाता था, उस बिल को रिवाइज करके एक तरीके से एक नया बिल लेकर के, कानून सरकार लेकर के आ रही है, जिसको अब नाम दे दिया गया है भारत जी राम जी बिल। ठीक, अब इसको लेकर के सारा विपक्ष हमलावर है। ये पहले इसकी कॉपियां तो सारे लोगों को बांट दी गई थी, सांसदों को। आज ये बिल पेश कर दिया गया लोकसभा में, मतलब सरकार इस बिल को पास कराएगी। अब इसको लेकर खूब जबरदस्त विवाद है, हंगामा है, नारेबाजी है। सबसे बड़ा विवाद तो ये हो गया कि बिल के अंदर क्या है इस पर नहीं, बिल का नाम बदल दिया, महात्मा गांधी का नाम बदल दिया, मतलब नाम हटा दिया बिल से। इस पर विपक्ष ऐतराज कर रहा है और बीजेपी कह रही है भाई हमने तो राम जी का नाम जोड़ दिया, तुमको राम जी से क्या प्रॉब्लम है? खैर, मोदी सरकार जी राम जी बिल लोकसभा में पेश कर चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया और इस वक्त वो इस बिल पर बोल ही रहे हैं, तो आइए सुन लेते हैं। रोजगार योजना बाद में कांग्रेस नहीं, जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। और हमने ये भी तय किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गरीबों के कल्याण के लिए। कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती है और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके जो अविकसित पंचायत है, कम विकसित पंचायत है, उनको ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ही ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना, मतलब दैहिक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। एक
125 दिन की गारंटी है, गारंटी। ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवराज जी, बिल में क्या है, उससे ज्यादा अभी उनको वही बोलना पड़ा जो आरोप लग रहा है कि महात्मा गांधी का नाम आपने क्यों हटा दिया। तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी के भी अंतिम शब्द हे राम थे, महात्मा गांधी का पूरा सम्मान है, हम तो राम राज्य की परिकल्पना जो करते हैं वो जोड़ा है नाम, इसमें राम जी का नाम। देखिए, प्रियंका गांधी ने बोला महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया, वो देश के नहीं दुनिया के नेता थे, क्या मकसद है समझ में नहीं आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी जो कर रही है मनरेगा खत्म करने की ये साजिश है। संघ के 100 साल पर गांधी जी का नाम मिटाना दिखाता है कि मोदी जी जो विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं वो कितना खोखला और दिखावटी है। तो उनका मुख्य आरोप जो है इस पर है। अब जरा मैं बिल की बात कर लूं आपसे, या आपको पहले प्रियंका जी की बात सुनवा दूं? प्रियंका जी की बात भी सुनवा दीजिए, आज ही बोला उन्होंने इस पर। विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है, तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात, कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। एक्चुअली विपक्ष ये कह रहा है कि ये बिल सीधे सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए, इस पर व्यापक विचार विमर्श हो और उसके बाद ये बिल जो है फिर आना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। बिना सदन की सभी चर्चा के बगैर पास नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, पहले नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। अब इसका नाम जो है वो कर दिया गया है भारत जी राम जी, मतलब गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसलिए भारत जी राम जी, तो उसमें भारत भी आ गया और राम जी भी आ गए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक जो बात अंदर की बताई जा रही है वो ये कि इसके फंड्स को लेकर के बहुत धांधली हो रही थी, बड़ा फर्जीवाड़ा इसकी स्कीम में हो रहा था। बंगाल में खास तौर पर 19 जिलों में फंड का दुरुपयोग पाया गया। तो सरकार ने इस पर पुनर्विचार करना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं। तो फिर होते सोच ये बदली कि 20 साल हो गए। उस वक्त जो परिदृश्य था हमारे ग्रामीण इलाकों का वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो इसलिए अब जरूरतें भी बदल गई हैं, तो इसलिए इस पर पूरा जो है परिवर्तन किया जाए। खास तौर पर अब इसमें जो कार्य होंगे उनको 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। पहले हर प्रकार का काम कर लिया जाता था, हर प्रकार का लेबर का काम भी कर लिया जाता था, मेड़ भी बनवा ली जाती थी, सब तालाब खुदवाया जाता था, सड़क बनवाई जाती थी। अब क्या करेंगे? अब पहला जो क्षेत्र जिसमें काम होगा ओनली 4 एरियाज, जल संरक्षण। दूसरा काम होगा कोर ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण जिलों की जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़ा काम। आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और मौसमी घटनाओं से निपटने वाले कार्य। ये 4 श्रेणी हैं जिसमें इसको रखा गया है। अब सरकार क्या बता रही है कि क्या इससे लाभ क्या होगा, श्रमिकों का, किसानों का जो है वो क्या लाभ होगा? तो पहला प्रमुख सुधार तो यह हुआ कि पहले 100 दिन की गारंटी मिलती थी रोजगार की गांव में, अब 125 दिन की मिलेगी। फिर दूसरा यह होगा कि मनरेगा के काम जो थे वो मजबूत रणनीति के अभाव में कई श्रेणियों में बिखरे हुए थे। इसमें कोर फोकस एरियाज बता दिए गए कि यहीं पर आपको जो है काम करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो काम होंगे वो विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जो है वो किए जाएंगे। मतलब ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी कि मेरे गांव में आसपास क्या काम किया जाएगा। और इसमें जो डिजिटल भुगतान उसको और मजबूत किया गया है। वैसे अभी भी जो बताया जा रहा है साल 24-25 में जो भुगतान हुआ था
इलेक्ट्रॉनिक वेतन जो दिया गया वो 99.94% गया, तो उसमें लीकेज नहीं थी, लेकिन उसको 100% लीकेज प्रूफ कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई राज्य 125 दिन का काम नहीं दे पाता किसी को, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। जितने दिन का काम वो नहीं दे पा रहे हैं उतने दिन का वो उसको भत्ता देगा, ये इसमें किया जाएगा। राज्यों की चिंता ये है, पहले इसमें 90% पैसा केंद्र सरकार, 10% पैसा राज्य सरकार देती थी। अब यह अनुपात हो गया 60 और 40 का। 60% पैसा केंद्र की सरकार देगी, 40% पैसा राज्य की सरकार देगी। और जो जहां तक बात रही कि भाई इस वक्त क्यों इसको लाया जा रहा है, मनरेगा को बदलने की आवश्यकता क्यों, तो सरकार कह रही है वो 2005 का मॉडल था, आज हम 2025 में खड़े हैं। और उस वक्त जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी की दर थी वो 25% से ऊपर थी, ये 2011-12 का आंकड़ा है, आज वो घट करके 4.5% पे आ गई है। तो हमको क्या काम करना है उसको भी एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। तो दो क्योंकि अलग विषय हैं इसलिए अलग अलग बात करेंगे। पहले तो नाम वाली बात कर लें साहब कि गांधी जी का नाम हटाया, ये आलोचना विपक्ष कर रहा है त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि नाम रखने का अधिकार सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस को कब से हो गया। स्कीम पर कोई चर्चा हुई क्या? महात्मा गांधी के नाम पर एक योजना वो लेकर आए थे, गांधी के नाम पर देश की राजनीति में लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदला। उधारी के गांधी आज गांधी के नाम का उपहास उड़वाते हैं, गांधी का नाम ले लेकर हर वो काम करते हैं जो गांधी जी बिल्कुल बर्दाश्त न करते। गांधी जी तो ये भी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, और गांधी जी तो राम के गांधी थे ना, तो राम का देश है, राम के नाम पर योजना हो गई। और अगर विकसित भारत का लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार रख रही है, तो क्या नेहरू जी के लिहाज से समाजवादी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऐसे रख देंगे क्या? कमाल हो गया। ये तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि भाई सत्ता में जो है उसके अलावा कहे कि नाम ऐसे रखो। चर्चा क्या होनी चाहिए थी? क्या स्कीम में कोई कटौती की गई? नहीं की गई, ये तो ज्यादा दिन दे दिया गया है। क्या स्कीम को बेहतर बनाया गया है? पहले कच्चे काम होते थे, कांग्रेस के ब्लॉक मंडल जिला के नेताओं के लिए लूट खसोट का अड्डा था, खूब मौज करते थे सब। प्रधान जी लिख दिए 100 लोग हैं, 25 लोगों ने काम किया, कहे कहां काम किया था, मिट्टी थी उड़ गई, पता ही नहीं चलता था। मोदी सरकार आई, उसने पक्के कामों में बदला। और अब अगर उसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति, वेदर इमरजेंसी, इन सबसे जोड़ दिया जा रहा था, तो अच्छी बात हुई। इतनी शानदार योजना का विरोध इतने हल्के तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रॉब्लम क्या थी? अगर गांधी जी का नाम था तो मैं ये पूछ रहा हूं भाई गांधी जी से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्या मतलब कोई ऐसा कुछ क्या कहेंगे, कुछ अधर्म जैसी चीज है क्या? गांधी जी इस देश के नायक हैं, इस देश के महानतम व्यक्तियों में हैं, लेकिन गांधी जी के नाम पर अच्छा उनका नाम नहीं छू सकते, अच्छा उनके नाम पर जो योजना ये लोग चलाए हैं उसको बदल नहीं सकते। अरे भाई, विकसित भारत जब करें तो गांधी जी भारत के पुत्र थे कि और कुछ थे? मनरेगा जब तक रहता वो यूपीए की धरोहर रहता। हाँ तो ठीक बात है, हमको यूपीए की धरोहर नहीं चाहिए। हाँ तो ये बोलिए क्यों चाहिए भाई? अरे सरकार हमको 3-3 बार मिली, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब भी वो कहेंगे नहीं नहीं हम उनकी धरोहर ढोएं, क्यों ढोएंगे भाई? राहुल गांधी को तो कोई पूछ नहीं रहा। और मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें तो सचमुच एक कमाल का है कि आप जब रहें तब भी, और जब दूसरा कोई आए तब भी आप चाहते हैं आपके लिहाज से चले। भैया ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, एंटाइटलमेंट है, गांधी जी की तस्वीरें लेके प्रदर्शन हो रहा है अभी पार्लियामेंट में, ये देखिए आप। तो अब मुद्दा ये हो गया कि गांधी जी से नफरत है साहब, ये तो गोडसे वाले लोग हैं, गांधी जी का नाम हटा दिया। चलिए आपने साफ साफ बात की, वो उनकी स्कीम थी या हमारी स्कीम है? नहीं यही भाई, कोई भी अपनी ही स्कीम लेके आता है ना। आप जरा बताइए ना, अच्छा कमाल है, आप ये कह रहे हैं कि किसी को कुछ दिया जाए तो वो कहे कि नहीं नहीं हम जो चल रहा है वही चला। महात्मा गांधी राम जी स्कीम रख देते भाई। क्यों रख देते? राम जी से बड़ा कोई है? राम जी से बड़े गांधी जी हो गए हैं? राम जी से बड़े, भारत से बड़े, विकसित भारत से बड़े कोई हो सकता है? सर बताइए, जो आलोचना है ये जायज है क्या? गांधी से क्या परेशानी है? राम से परेशानी नहीं, गांधी से क्या परेशानी है? गांधी का नाम हटाया, इसका मतलब आपको गांधी से परेशानी है। आप इसको ऐसे ही देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, नहीं तो क्यों हटाने की जरूरत है? नई योजना सरकार लाए, बहुत अच्छी बात है, नई योजना सरकार ला ही सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। आप तो केवल उस योजना को नया बना रहे हैं ना, और उसको आपका एजेंडा की तरह से उस पूरी योजना का जो नाम आपने एक्रोनिम के साथ जी राम जी किया, उसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उत्तर, उर्दू सब मिलू कर आपने जी राम जी बना दिया।
कोई उसका सेंस नहीं है। केवल दो चीजें हैं कि उसमें राम जी को जोड़ना है, उसका दूसरा एक्रोनिम राम जी करना था। तो वो गारंटी भी हिंदी में अंग्रेजी में चलेगा, मिशन भी अंग्रेजी में चलेगा, रोजगार उर्दू में चलेगा। पता है आपको उर्दू के शब्द कौन से हैं, हिंदी के शब्द कौन से? पता नहीं सरकार को उर्दू शब्दों से भी ऐतराज है कि नहीं। लेकिन मेरा मसला राम जी नहीं है, मेरा मसला है कि गांधी के नाम को हटाने की क्या जरूरत है। आप नई योजना लाएं तो नई योजना पर नई योजना ले आते इसकी, ठीक है, इस खत्म कर देते। अभी स्क्रैप कर दिया हमने मनरेगा को, कर सकती है ना सरकार। तो ये स्क्रैप जैसा ही है सर। वैसे स्क्रैप नहीं है ना, स्क्रैप नहीं है ना, आपने उसी को इस योजना को किया, क्योंकि इसको स्क्रैप नहीं कर मुझे सकते। पता नहीं, वो योजना तो शायद रिपील होगी और फिर ये नया नहीं अमेंडमेंट नहीं, तो बिल को Amendment है ये। हाँ, बिल स्क्रैप का- किया है। मेरे ख्याल से स्क्रैप है सर। उसमें अब दूसरी बात योजना की चर्चा करें, अभी बात हुई कि योजना की चर्चा करें, तो योजना में क्या है, उसका जो मकसद था वो था डेमोक्रेटिक, ग्रामीण पर फोकस था। जो हमारी पंचायतें हैं, हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, उनके पास अधिकार था। ये हमारी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस योजना को आपने सेंटर से डिपेंडेंट कर दिया, सेंटर से डायरेक्टेड कर दिया, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ भी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सेंटर से कैसे हो गया सर, समझा नहीं। पहले केवल जो पंचायतें होती थी ना, वो तय करती थी। अब सेंटर डायरेक्ट करेगा कि कहाँ किस योजना में आपको उसको लेना नहीं, है। मैंने जितना पढ़ा कि इस कानून के बाद अपनी योजनाएं राज्य सरकारें खुद बनाएंगी। नहीं, राज्य सरकारें नहीं बनाएंगी, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि भाई इस पर काम उसने करना तो केवल कोर फोकस एरियाज बताया ना, फोकस एरिया नहीं कि ये बताया। 4 क्षेत्रों में सारा करिए साहब काम। अच्छा, दूसरा पैसे का, पहले 90 और 10% था, स्टेट पर था, अब आपने 60-40 कर दिया, तो राज्यों के पास ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, राज्यों की स्थिति वैसे ही खराब होती है। दूसरी बात, जब पैसे को इस तरह से, इसमें पहले वो कंपलसरी था, अब इसमें आपने 65 दिन हटाए। उसके लिए शरद पवार जी का जिक्र किया। शरद पवार जी ने कृषि मंत्री के तौर पर सजेस्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए कि भाई जो एग्रीकल्चर डेज है 65 डेज, उसमें नहीं हो। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने नहीं हटाया, एडवाइस किया था। लेकिन इस पर बहस हो सकती है ये तो कि कैसे ठीक ही क्या हुआ सर। ये बुआई कटाई के दिनों में ये योजना लागू नहीं होगी, उसके उन 65 दिनों के अलावा आपको 125 दिन देने। 125 दिन हो गए, हाँ तो ठीक है। 125 और 65 जोड़ के बताइए ना सर, नहीं, 190 दिन हो गए। उसमें आप थोड़ा बारीकी से पढ़ा कीजिए ना सर। सर बताइए, मैंने क्या नहीं पढ़ा। नहीं, ये तो ठीक है। हाँ। जो योजना में 125 दिन है, उसमें एक मैंडेटरी था क्लॉज कि आपको 100 दिन काम देना है, और अगर आप 100 दिन काम नहीं, सुन लीजिए, 100 दिन काम नहीं देते तो आपको उसका मुआवजा देना होगा। इसमें भी है, आपको भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा नहीं देना है, इसमें 125 दिन का वो नहीं है गारंटी योजना में, इसमें गारंटी अभी मैंने योजना जो नहीं पढ़ा- है। 125 डेज की गारंटी है। अगर आप मुआवजा नहीं दे नहीं देना पाएंगे पड़ेगा। तो बेरोजगारी बेरोजगारी भत्ता भत्ता देना देना पड़ेगा, पड़ेगा। बाकायदा प्रोविजन है। मैंडेटरी नहीं कर रखा है ना उसको, ये बड़ा लाभ है उसमें। और जो एक बार फिर सुन ले प्रियंका जी, चलते चलते सेंटर प्रदर्शन में, सॉरी सर, प्रदर्शन में कुछ बोल रही हैं। कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से, इस योजना को खत्म करना चाहिए। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है प्रियंका जी, आप उनका लोग विरोध भी- प्रदर्शन- ये लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं गांधी जी क्योंकि इनको सनक है, नाम बदलने हैं, और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी, और क्यों, प्रियंका जी किस लिए? प्रियंका जी क्या कहेंगे आप किस लिए? मनरेगा- महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। प्रियंका जी किस लिए? बोल रही है प्रियंका जी जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदल भाई देखिए, प्रियंका जी ने एक और विषय उठाया। हाँ, कल भी कुछ और लोगों ने कहा था कि नाम बदलने में भी खर्चा होता है, हर दस्तावेज से, हर जहां भी मेंशन होगा मनरेगा, आप उसकी जगह भारत जी राम जी आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, मैं एक बिल्कुल विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन ये मैं सोच रहा हूं, कल से जब से ये सेशन शुरू हुआ है, प्रियंका गांधी एक नए तरीके से अग्रेशन में, लीडरशिप रोल में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है आपको, हर मुद्दे पर? ये मुद्दा भी यही लीड एक कर रही लाइन है। और बोल दूं मैं केवल इसी योजना को, फिर राहुल जी बोलेंगे, या राहुल जी बोलते उसके बाद में बोल देखिए, मुझे तो लगता है राजनीति में ना लोग बहुत जल्दी या तो भुलाने की कोशिश करते हैं या भूल जाते हैं। आप बताइए कि ये मनरेगा स्कीम कहाँ से शुरू हुई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि वाजपेयी लेके आए, उसके बाद उसका नाम पड़ा नरेगा, उसके बाद मनरेगा। यूपीए ने उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड स्कीम एनडीए लेके आया था, आपने उसे जो है चेंज करके आधार कर लिया, ठीक है। उसके बाद में, और इनकी सबसे अच्छी स्कीम जो थी, जैसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो वाजपेयी लेके आए थे, उसे आपने आरटीआई में बदला, अधिकार कर दिया। ठीक है, उसको इंप्रूव किया, आरटीआई में बदला। आप स्वच्छ जो सैनिटेशन कैंपेन जो एनडीए ने शुरू किया था, उसको निर्मल भारत आपने कर दिया।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये चेंजेस नहीं किए या स्कीमें नहीं बदली। ऐसा इन्होंने भी किया। जब यूपीए आया तो पुरानी स्कीमें सारी चेंज आज तो बात इतनी हो रही है गांधी जी का नाम गांधी जी के नाम की बात गांधी है। जी का स्कीमें नाम चेंज हटाया। की। तो ये स्कीमें तो और सब बदलते हैं। गांधी जी का नाम रहे ना रहे, स्कीम अच्छी होनी चाहिए, लोग जो हैं उनको फायदा होना ये स्कीम चाहिए। बेहतर हुई पहले से? ये अगर 125 डे का अगर उन्होंने गारंटी दी है तो नेचुरली ये अच्छी। समीर जी का एक कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि नाम में क्या रखा, प्रोडक्ट देखना चाहिए ना। कांग्रेस नाम को लेकर बैठी है, प्रोडक्ट के अंदर क्या, अगर इतने बेहतर प्रोडक्ट अगर लेकर आके प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, और जब ये मनरेगा था तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि भाई यह जो मनरेगा है यह मनमोहन सरकार की विफलता का सबसे बड़ा स्मारक है, और जब हम सत्ता में अगर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसे एक दिन भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पर बड़े परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, 10 साल प्रधानमंत्री मोदी सरकार को लगे इसमें परिवर्तन करने के लिए, लेकिन 20 साल पुरानी स्कीम को 2005 की थी, आज 25 हो गए। 20 साल पुरानी स्कीम को वो बेहतर पैकेजिंग में लेकर आते हैं, उसमें बहुत सी चीजें जोड़ देते हैं, उसके अंदर नए संदर्भ में लेकर आए, तो नाम में क्यों, आप अंदर जाइए ना। अगर ये बेहतर स्कीम है उसका आप समर्थन कीजिए। आपको लगता है कुछ चेंज करना है, वो उलझना नहीं है। हाँ, ज्यादा बहुत सारी सर खबरें। एक जरूरी बात, देखिए कितना आपके लिए कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है महात्मा गांधी का नाम इसमें से। ये जो अभी कोई प्रतापगढ़ से ये सज्जन भेज रहे हैं कि मेरे गांव में मनरेगा से स्वीकृत पिछले 2.5 साल से एक अमृत सरोवर का निर्माण आज तक 15% हो पाया, शिकायत भी भेजे हैं। तो ये तो सब जगह ही हो रहा है। अब ये मतलब ये एक ऐसी चीज है ना, ये नई योजना आएगी तो ये 100% प्रूफ, गारंटी प्रूफ है। और मैं अभी वही डिटेल बता रहा था, आपने वेस्ट बंगाल का नाम लिया, एक तो ये 11 साल से आपको लीकेज नहीं दिखा, 11 साल हो गए इस सरकार को, और ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया, सबसे पहले नंबर ही गुजरात का है इसमें 71 करोड़ का मल्टीपल स्कैम्स इंक्लूडिंग ₹71 करोड़ इन दाहोद 21-24 इन्वॉल्विंग। इन्होंने भी यूपी का ही उदाहरण दिया, बीजेपी के राज्य उत्तर प्रदेश। नहीं, मैं सीधे वेस्ट बंगाल की बात सरकार कर रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपकी बात नहीं, मतलब सरकार ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, सारे राज्यों में है, और 11 सालों से ये लीकेज चल रहा है। चले, अब सरकार ये कह रही है हम वही सारी खामियां जो है वो दुरुस्त करने के लिए लेकर के कच्चे से पक्का किया, पक्के से और बेहतर कर रहे हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, खैर क्योंकि आपके प्रोग्राम में कई खबरें हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। अब वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ईवीएम और बैलेट का घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने क्या पार्लियामेंट में मांग उठाई अभी कि हमें ईवीएम का आर्किटेक्चर दीजिए, बताइए ये ईवीएम कैसे बनी हुई है, इंजीनियरिंग कैसी हुई है इसकी, ताकि हम पता कर सकें ये टेम्पर प्रूफ है कि नहीं, इसमें छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने खुल के कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराओ। प्रियंका गांधी ने भी इस बात को उठाया, राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा। प्रियंका ने कहा ईवीएम से बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है आपको ईवीएम की जगह। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट से चुनाव होंगे तो बीजेपी हार जाएगी। प्रियंका गांधी का दावा है कि ईवीएम से वोट चोरी करके बीजेपी चुनाव जीतती आई है। तो आज प्रियंका जी के काफी बयान चल रहे हैं, तो एक बार सुन लीजिए। जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। अब कैसे अलग थलग पड़ रही है कांग्रेस। पहले तो राहुल जी के साथ प्रियंका जी अब मुखर तरीके से विषय उठाने लगी। सुप्रिया सुले ने कहा और पार्लियामेंट में कहा, शरद पवार जी की जो बेटी हैं सांसद हैं, उन्होंने कहा मैं ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, मैं इसी ईवीएम से जीत कर आती हूं भाई। उन्होंने कहा कि ये ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है, मैं 4 बार ईवीएम से ही जब वोटों की गिनती हुई तो मैं जीत करके आई हूं। तो अगर मैं ये जब तक साबित ना हो जाए कि इसमें गलती है, मैं नहीं कहूंगी कि ईवीएम गलत है। मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूं, तो मैं वीवीपैट, ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूं। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन। ये उन्होंने तो बड़ी बात की कि अगर ईवीएम में बात करनी है तो मुझसे शुरू करना, क्योंकि 4 बार मैं जीती हूं इस पे। अब उमर अब्दुल्ला को सुन लीजिए आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंडिया गठबंधन के साथी हैं। उन्होंने कहा वोट चोरी और एसआईआर ये राहुल गांधी के मुद्दे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं है। इंडिया गठबंधन के इश्यूज जो कॉमन इश्यूज थे वो अलग थे लोकसभा चुनाव के, और उसके बाद हर दल को आजादी है कि अपना इशू चुने, लेकिन ये हमारा इशू नहीं है।
इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। तो मतलब अब राहुल का अकेले देश में राहुल गांधी का मुद्दा बचा है ना, ये पहले से राहुल गांधी का अकेले का मुद्दा था। राहुल गांधी बिहार के अंदर जब रैली निकाली वोट अधिकार यात्रा, तो तेजस्वी यादव को मजबूरी में उसमें शामिल होना पड़ा था। जब रैली वो खत्म हो गई, उनकी यात्रा खत्म हो गई, क्या उसके बाद एक बार भी बिहार में तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा का जिक्र करा? क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि भाई वोट हुआ? चुनाव हारने के बाद क्या तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र करा कि वोट चोरी हुई, इसी कारण हम चुनाव हारे हैं? तो मुझे लग रहा है ममता बनर्जी इस बात का एसआर का जिक्र कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। कोई भी लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के साथ नहीं। और अगर साथ में होते तो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रैली किया रामलीला मैदान में, क्यों नहीं वहां पर ममता बनर्जी आई? क्यों नहीं वहां अखिलेश यादव आए? क्यों नहीं वहां तेजप्रताप की पार्टी से कोई आया? क्यों नहीं वहां पर सुप्रिया सुले आई या फारूक अब्दुल्ला आए और ये बता दें कि भाई ये वोट अधिकार की जो चोरी की बात हो रही है, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी कर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम सब इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी के साथ हैं और इस मांग का समर्थन करते हैं। किसी ने समर्थन नहीं दिया। ये तो राहुल गांधी का है कि एक बात को पकड़ लिया तो उसी बात को लेकर चलते रहते हैं। बिहार की जीत का साइड इफेक्ट है एनडीए की जीत का कि भाई बिहार में जीतने के बाद अब इतना तो लोगों को लगा है ना भाई ये मुद्दा राहुल जी का बिहार में नहीं चला। देखिए, जो जब हार जाता है तो उसे ईवीएम खराब लगता है, जो जीत जाता है उसे ईवीएम अच्छा लगता है। 2009 में क्या हुआ था? आडवाणी जी ने कहा था ना कि ईवीएम पे भरोसा कम है, और उसके बाद यहीं रुका नहीं था मामला। उसके बाद एलजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि ईवीएम हटाकर बैलेट में चला जाना चाहिए। दूसरी तरफ इसी में एआईएडीएमके, टीडीपी तो अभी सहयोगी दल है, उसने साथ दिया था कि अच्छा ईवीएम को जांचना चाहिए, ईवीएम ठीक नहीं हो सकता। ऑल पार्टी मीटिंग की बात की गई थी राज्यसभा में। अरुण जेटली ने उठ के कहा था कि कई जो देश हैं वो ईवीएम से हट के बैलेट पे चले गए। मैं कल इस पर बहस सुन रहा था तो इस पर कांग्रेस के किसी नेता ने और कहा नहीं, कि एक चीज ऐड करूंगा, उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि आडवाणी जी की ये फिक्शन है, मतलब उनकी कांग्रेस ये कह रही थी ये फिक्शनल उसमें है। ये इस पर ऑपोजिशन ने, ये कांग्रेस के नेता ने किसी ने कहा कि बीजेपी को लगता है जनादेश हमारे साथ है, अगर तो फिर क्या प्रॉब्लम है बैलेट से? ईवीएम में भी मान लेते हैं आपको लगता है जनादेश है तो बैलेट पे भी वोट आएगा। वोट तो आया तभी तो जीत रहे हैं ना। और कमाल की बात यह कि जहां जहां बैलेट से चुनाव होता है, कई चुनाव बैलेट से भी तो होते हैं, कई चुनाव अंतरात्मा की आवाज वाले भी होते हैं। कहीं जीत रही क्या कांग्रेस? और जहां जीतना है वहां केरल में जीत जा रही। क्या शानदार यूडीएफ की परफॉर्मेंस। सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा, इसका मतलब क्या है? सबको सच्चाई पता है। पहले सोच रहे थे कि माहौल बनेगा तो नहीं बोलेंगे, अब राहुल गांधी के मुंह पर आईना लगा दे रहे हैं कि भाई साहब बहुत हो गया, अब अपनी शक्ल बदलो, आईना के चक्कर मत पड़ो, झूठ बोल रहे हो। और जब आडवाणी जी कह रहे थे तो वो हारे हुए थे, थके हुए थे। उसके बाद वीवीपैट पर्ची लग गई ना, दूसरी चीजें बदल गई। राहुल जी जब से कह रहे हैं तब से तो पता नहीं क्या हो गया। सर राहुल जी अकेले पड़ गए अब इसमें, इस मुद्दे पे? इसमें एक फैक्ट को जोड़िए कि जो देश में सबसे पहली बार पूरी तरह से ईवीएम यूज की गई वो 2004 का चुनाव था, जिसमें यूपीए की सरकार बनी है। केस डिसमिस्ड। मैं केवल मतलब पहली बार, उससे पहले नहीं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इसमें एसआईआर भी जोड़ दिया, वोट चोरी भी जोड़ दिया कि ये मेरा मुद्दा नहीं है साहब, आपका मुद्दा है ये। हाँ, तो वो तो पहले से हो रहा है। तेजस्वी जी जब साथ में चल रहे थे तभी उनका मुद्दा नहीं था। अब आप उमर अब्दुल्ला को ले आए, वो तो साथ चुनाव लड़ते उनके साथ। अब क्या कांग्रेस इस बात को समझे भाई, ये जिस रैली की तस्वीर अभी आप राहुल जी और प्रियंका जी की देख रहे थे तो सारी रैली वोट चोरी के नाम पे थी। और साथ ही कहना है भैया वोट चोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम लड़ेंगे चुनाव, जो नतीजा आएगा वो हमको मंजूर, जीतते भी हैं तो हम ही जीतते हैं ना। एक आपको अभी अभी खबर आई है, उससे आपको उसके बारे में बता दूं। पहले हम नेशनल हेराल्ड मामले में जो राहुल गांधी सोनिया गांधी पर केस चल रहा था और जिसकी चार्जशीट दाखिल की थी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने, वहां से फिलहाल आप कह सकते हैं फौरी राहत की सी खबर है राहुल और सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि ये चार्जशीट अभी स्वीकार नहीं की है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। ईडी अब इसके लिए हाई कोर्ट जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान आज नहीं लिया, ये मामला उन्होंने सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा है कि ईडी चाहे तो अभी अपनी जांच को जारी रखे।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 आरोपियों पर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से हड़पने का आरोप है। वो आप सारा मामला वो जानते हैं। बीजेपी के सांसद हैं, आजकल बागी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये केस दर्ज किया था कि नेशनल हेराल्ड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की देश भर में जो संपत्तियां हैं उनको कैसे एक नई कंपनी यंग इंडिया बना करके, जिसके राहुल गांधी और सोनिया गांधी डायरेक्टर हैं, उनकी टोटल जो है उसमें हिस्सेदारी 74% की है, 50 लाख रुपया देकर के 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने अपने नाम करवा ली। ऐसा आरोप बीजेपी के सांसद ने लगाया। कोर्ट ने उनके आरोप पर, उन शिकायत पर यह केस चलाया। फिर इसमें ईडी की एंट्री हुई। फिर अभी आपको मालूम है कि इसमें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी एक अलग केस दर्ज किया है इसको लेकर के। तो अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्यों नहीं ये आज संज्ञान लिया, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये राहत तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी भी किस्म से केस में कोई कमी पाई गई इसलिए किया गया, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ रहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट हैज रूल्ड दैट राहुल गांधी, सोनिया गांधी and other accused in the National Herald case are not अच्छा ये दूसरा, सॉरी ये वाला, Rouse Avenue Court declines to take cognizance of the charge sheet filed by ED against Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others in this way because it is because ये FIR के बेस पे नहीं हुई, निजी शिकायत के आधार पर ये क्यों मामला चल रहा है, कि क्यों ये भी है, तो आखिर क्यों। कोर्ट हैज सेड ईडी में कंटिन्यू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ईडी अपनी चाहे तो जांच जारी रखे। However, the court said cognizance cannot be taken at this stage. इस स्टेज पर cognizance नहीं लिया जा सकता, as the ED's case is based on a private complaint filed by Subramanian Swamy and the magistrate summoning orders and not an FIR. कहता है कि आप जब तक कोई पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, CBI FIR नहीं दर्ज करती, तब तक आप कोई केस नहीं उठा सकते। सर 10 साल से केस चल रहा है, आज ये बात हो रही है, ये बात है। कारण ये रहा सर, अभी कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया ना, तो अभी वो जांच करेगी। तो अभी आपको हम संज्ञान कैसे ले ले? अभी जब एफआईआर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए तमाम मामलों में, उन्हें जांच करने दीजिए। इतने दिनों से ईडी जो जांच कर रही है, तो मतलब वो नहीं, इतने दिनों से जो जांच हो रही थी वो बिना आधार के हो रही थी। इसका पॉलिटिकल एंगल हो गया ना, इसका मतलब तो निश्चित रूप से ये ईडी के लिए मतलब बहुत शर्मनाक घटना है कि भाई आप इतने बड़े व्यक्तियों के खिलाफ मामला लेकर जा रहे हो और आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। क्या ईडी के वकील ईडी को ये सलाह नहीं देते कि आप मामला लेकर जाओगे? सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को कहां ले गए थे पहले, अगर किसी के पास जानकारी है तो? कोर्ट में गए थे सीधे, पहले हाईकोर्ट गए हाँ, थे। पहले हाईकोर्ट गए थे सुब्रमण्यम स्वामी। तो वहां से केस की जांच शुरू हुई, वहां से और मेरे ख्याल से ये मामला जो है ये फिर बाद में गया ये ईडी के पास। ये यूपीए काल से चल रहा है या नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ? नहीं, नरेंद्र मोदी 2016 में हुआ, 2014 में शिकायत दर्ज की, 2013 में सुब्रमण्यम लाए थे, लेकिन केस शुरू हुआ कब ले गए? 2013 में ले गए, 13 में ले गए, 13 में ले गए। आप सब 12 साल हो गए आज। हाई कोर्ट से जाकर के जांच की अनुमति हाई कोर्ट ने दी ना, उसके बाद फिर मामला हुआ ये। भाई ऑब्वियसली चार्जशीट वगैरह जो जांच के बाद जो पेश होती है वो तो निचली अदालत में ही होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती सीधे। लेकिन 12 साल जांच के बाद आज कोर्ट कह रहा है कि ये निजी शिकायत के आधार पर है, इसीलिए हम इसका संज्ञान नहीं ले सकते। ये बात मतलब, मैं इतना कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन विचित्र बात है। ये बात है ना, कोई और नहीं, मैं आपको बताता हूं, कोई और एजेंसी कर सकती थी ना जांच। ईडी जो है उसका स्पेसिफिक है, ईडी या तो सीबीआई की कोई मतलब एफआईआर हो या पुलिस की। सर व्हाई डिड हाई कोर्ट ऑर्डर द इंक्वायरी? वो तो बात मान ही रहे, वो कह रहे इतना टाइम इस बात में क्यों लगा इसको। तो ये कैसे हुआ? इस पर शायद कांग्रेस का रिएक्शन आया इस पे। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये केस चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन का किया था। 14 के बाद से इसमें जांच तेज हो गई, 14 के बाद से फिर ईडी भी आ गई और इसमें 751 2016 में ईडी आई, इतने का मसला था। फिर अभी तो ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है 2008 कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन है, दिखा दीजिए इस पर। 2008 में फाइल की गई, वही कह रहा हूं। दिस इज नॉट द रिलीफ ऑफ मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दिस इज कोर्ट हैज बीन एक्सपोज्ड द इलीगल मैलिफाइड political targeting of Narendra Modi government through this judgment. The day one onward, they are targeting the opposition, especially Sonia ji and Rahul ji, without any legal background, without anything wrong done. अब वो कह रहे हैं ये तो सत्यमेव जयते, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा था, हम शुरुआत से कह रहे थे उसकी हार है। ये ईडी या सरकार को झटका है या वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? त्रिपाठी जी देखिए, मुझे लगता है अभी जो हम देख पा रहे हैं वो कांग्रेस भी इसके पक्ष में कहेगी, लेकिन अभी तक जो मामला है
वो बहुत साफ साफ है कि नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड सीधे सीधे 700-750 करोड़ की संपत्ति का मसला है, पैसा कम दिखाकर उसको ज्यादा करने का मसला है, शेयर बहुत सस्ते में खरीद लेने का मसला है। और चूंकि इस मामले में एक जो सबसे बड़ी चीज हुई थी कि सब ये लोग डाल देते हैं कि भाई खजांची कौन था, तो मोतीलाल वोरा है नहीं। तो इस मामले में ज्यादातर अड़चने इसी वजह से आ रही क्योंकि वो के लिए संपत्तियों की जब्ती भी था। नहीं होगा क्योंकि इसमें दिल्ली के आर्थिक अपराध शाखा ने, अब हो सकता है ये अब जाकर के ईडी को दे दें और ईडी का जाएंगे तो बताएंगे। फिर ये जो 10-12 साल की इंक्वायरी हुई इसका क्या होगा, ये जो हजारों पन्ने की दाखिल की है उस जांच का क्या होगा, वो धुल गई सारी, खत्म हो गई, अब फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा? इसमें या ऐसा मूल सवाल तो यह है कि ईडी ने क्यों जांच की, यह है मूल सवाल इसका। इसमें सत्यमेव जयता का मसला नहीं है कि कांग्रेस अब इसमें कोई क्लीन चिट मिल गई है नहीं मिली, ये तो केस ही नहीं है। मसला यह है कि जो आज का जितना मुझे समझ में आया। हाँ जी, आप बोल लीजिए। नहीं आप बोलिए। नहीं, मेरे मन में एक सवाल था, आप बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि भाई ईडी का संज्ञान उन्होंने नहीं लिया कोर्ट ने, इसका मतलब ईडी के पास ये अधिकार नहीं था कि वो इस मामले की जांच करे। इसको यदि दूसरे तरीके से देखें तो क्या ईडी पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ये काम कर रही थी? मेरे दो सवाल हैं, वो टेक्निकल कानूनी सवाल हैं जी। अगर ईडी जांच नहीं कर सकती थी तो चलिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर कहा कि भाई इस पे जांच हो, सुब्रमण्यम स्वामी ले गए थे, तो सीधे ईडी को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था, सीबीआई को आना चाहिए था, दिल्ली पुलिस को आना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी। एक तो वो बात। दूसरा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी रिलीफ लेने भी तो गए इस केस में, ईडी की जांच पर रिलीफ लेने के लिए वो ऊपरी अदालत में गए, तभी तो नहीं बेल पे बोलते हैं ना, बेल पे हैं तो बेल अदालत ने दी, तो बेल अदालत ने तो उस शिकायत पर बेल दे रखी है उन्होंने, ईडी के मामले में बेल नहीं दे रखी है। वो तो उन्होंने शिकायत किया, उसमें अरेस्ट वारंट हो गया। तो शिकायत किसी एजेंसी की होगी ना, बेल तो किसी एजेंसी की के पास शिकायत पहुंची उस पर ही मिलती है, तो कोर्ट को मालूम होगा कि ये ईडी जांच कर रही है, उस पर बेल मिली, तो तब कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि आप तो जांच कर ही सकते हैं? आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस तरह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से कोर्ट ने क्यों नहीं लिया, लेकिन एक तो कोर्ट कभी ईडी के मामले को कहती नहीं कि भाई ईडी जांच करेगी, सीबीआई, ये तो सरकार का फैसला होता है। क्योंकि ये थोड़ा कानूनी हुआ मामला है तो वी विल गेट, हम दोबारा और जानकारी बहुत ज्यादा इस तरह की बहस हुई थी एसीजी। दूसरी पॉलिटिकल खबर ये है साहब, जिसकी चर्चा हो रही थी कि ये एक्चुअली 2-1 दिन से चल रहा है लेकिन हम बात नहीं कर पाए, कि प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। अब बताया जा रहा है लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर के 99% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई बिहार में। पहले जब ये मिले थे कुछ साल पहले, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया था और ये चाहते थे कि मैं ही कांग्रेस चला लूँ, अब मेरे पास एक मैकेनिज्म है, मैंने जो डिजाइन किया है वो आपको मैं देता हूँ। और उस वक्त कांग्रेस ने क्या किया कि एक उन्होंने कमेटी बना दी और इनका नाम भी, इनको भी कहा कि आप भी इस कमेटी में आ जाइए और ये कमेटी जो है वो सुधार करेगी तंत्र का कांग्रेस पार्टी का। इन्होंने कहा ऐसे नहीं, फिर मैं काम करूंगा तो फिर उन्होंने अपनी बात कही थी। एग्जिट जो हुआ था वो बड़ा ऐसा नहीं था, बहुत प्यार मोहब्बत वाला नहीं था, बहुत खिन्न होकर के अलग हुए थे। अब फिर इस बिहार के चुनाव के बाद ये मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी ने इस पर सरसरी सा जवाब, शायद कांग्रेस ये कह दे कि तुम अपनी पार्टी मर्ज कर लो हमारी पार्टी में, तो बिहार में हम कुछ दोनों मिलकर के कुछ ताकत बन जाएंगे। लेकिन मामला केवल बिहार का तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी बिहार का तो हो गया, चुनाव 5 साल बाद आएगा, कांग्रेस के तो अभी आगे के चुनाव लड़ने हैं और 2029 सबसे बड़ी चीज है उनके लिए। क्या प्रशांत किशोर को एक बार फिर उम्मीद भरी निगाहों से कांग्रेस इसमें देख रही है और क्या कोई मौका इसमें तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर एक बार फिर पॉलिटिकली रेलेवेंट बनने का, क्योंकि उनके लिए भी बिहार की 3 साल की मेहनत तो अभी उसका सिला तो उनको मिला नहीं। क्या लगता है त्रिपाठी जी आपको? देखिए, प्रियंका गांधी जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और केसी वेणुगोपाल वाली भूमिका में प्रशांत किशोर आ जाएं तो प्रशांत किशोर पार्टी मर्ज कर लेंगे और यही उनका प्रस्ताव है। उनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि मैं जिस तरह की चुनावी रणनीति बनाता हूं उसमें मुझे फ्री हैंड देना पड़ेगा, जो उन्होंने पिछली बार भी कहा था। मतलब 3 मुलाकातों में वो अलग अलग कह चुके हैं। 2 बार वो कांग्रेस के साथ दबे छिपे या कहें कि छिटपुट वो काम भी कर चुके हैं। प्रियंका गांधी से उनके संबंध बड़े अच्छे बताए जाते हैं, मतलब कहा ही जाता है कि प्रियंका जी से वो बात कर लेते हैं, राहुल से बात नहीं कर पाते हैं। जो असली मुश्किल है कि राहुल गांधी के साथ थोड़ी देर की भी बातचीत बड़ी मुश्किल होती है। अब क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता परिवर्तन अपने यहां तैयार है क्या? अगर सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है तो प्रशांत किशोर इन हो सकते हैं, क्योंकि भले वो लाख कह रहे हैं लेकिन उनको भी पता है कि भैया वो कहावत होती है किला चला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वो अब उनकी स्थिति हो गई है। और बिहार में 5 साल तक अभी सरकार है,
देश में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं कि वो अलग से जाए। बिहार से बाहर प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व नहीं है। रणनीतिक तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस के लिए वो बहुत मुफीद कोई यूं है, ही लेकिन प्रियंका अध्यक्ष बने तो ये कोई यूं ही शिष्टाचार वाली मुलाकात नहीं थी, एक ऑफिशियल मुलाकात थी आप कह रहे हैं, और इसमें प्रपोजल है। ये आपने बताया कि मैं अपनी पार्टी आप में मर्ज कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे संगठन चाहिए। बिल्कुल, ये उनकी शर्त है। प्रभारी संगठन महासचिव की भूमिका वो चाहते हैं। समीर जी देखिए, अगर प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन देखो तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। राजनीति बड़ी चर्चा में आए 2014 के बाद। उनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो भारतीय जनता पार्टी मेरा दखल बढ़ेगा, और उनको लगा कि मोदी जी के बाद नंबर 2 की हैसियत पार्टी में मेरी होगी, लेकिन वो अमित शाह जी की थी। फिर वो चले गए, फिर वो जेडीयू में चले जाते हैं, नीतीश कुमार के घर में रहते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जेडीयू का भविष्य प्रशांत किशोर है, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को प्रशांत किशोर ही चलाएंगे। वहां उनके नेताओं से नहीं जमते, उसके बाद वो जेडीयू से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस के साथ मिलते हैं, कांग्रेस को पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं कि कांग्रेस का वो रिवाइवल कैसा कर सकते, कैसे कांग्रेस को फिर वो सत्ता में ला सकते हैं। कांग्रेस में उनकी बात नहीं बनती। उसके बाद फिर वो जनसुराज अपना एक आंदोलन तैयार करते हैं, जनसुराज पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। उम्मीदों के हिसाब से उनको प्रदर्शन रिजल्ट नहीं मिलता है। वो गांधी मैदान पर एक दिन का मौन धरते हैं, उसके बाद ही पत्रकार वार्ता लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अपनी सारी कमाई का 90% जो है वो जन स्वराज को दूंगा चुनाव के लिए, और अगले 5 साल बाद और हम मेहनत करेंगे और बिहार के चुनाव में आएंगे। और जब अपनी संपत्ति घोषित कर दे कि दिल्ली का घर रखकर मैं सारा जन स्वराज को दे रहा हूं और बिहार की बेहतरी से मेरे लिए बड़ा कोई सपना नहीं है, मैं फिर अगले 5 साल में लौटूंगा। और वो प्रशांत किशोर तो कांग्रेस की हैसियत भी जानते हैं, कांग्रेस की राजनीतिक ताकत भी जानते हैं, वो सारे राजनीतिक दलों को जानते हैं। क्या प्रशांत किशोर इतनी बड़ी मूर्खता करेंगे कि मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा और महासचिव बन जाऊंगा और प्रियंका गांधी अध्यक्ष बन जाएगी तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा? सही, क्या ये कांग्रेस के साथ किसी भी कैपेसिटी में कुछ मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कभी कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस प्रस्ताव दे चुके हैं। जाएं, क्या कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? नहीं, वो भाई उनका तो प्रोफेशन है, वो हो सकता है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। इसके बाद चुनावी रणनीतिकार का काम कभी नहीं करूंगा। उनकी टीम कर रही है ना, वो बोले मैं उससे कमाऊंगा। वो अभी पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। वो कांग्रेस के लिए अगर करेंगे वो कई काम कर सकते हैं, वो खुद कांग्रेस में चले जाए, इसकी संभावना मुझे लगभग इम्पॉसिबल लगती है। वो जन स्वराज उन्होंने बहुत सोच समझ के शुरू किया, फिलहाल वो जन स्वराज पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, अगर ये मुलाकात है तो बिना किसी रणनीति के मुलाकातें नहीं होती हैं। और जन स्वराज जो है अपनी ताकत देख चुका है, बिहार में एक बार कोशिश की है उन्होंने। वैसे तो ऐसा नहीं है कि 3.4% उनको वोट आए थे AIAM, और अगर मैं लेफ्ट पार्टीज को देखूं मेरे कंबाइंड वोट से ज्यादा वोट उनके पास। लड़ाई भी पूरा बिहार मैंने वैसे ही मैंने वो ठीक है, पर फिर भी लोगों ने वोट दिया, 3.4% उनको वोट मिला। अब उनको ये भी पता है मैं अपने बूते पर ये जीत नहीं सकता हूं। और 2017 में उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर जो पंजाब और कांग्रेस के साथ मिलकर पंजाब में अमरिंदर सिंह को जिताया था। ठीक है, और तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। आपको लगता है कि ये कुछ डिजाइन होगा? ठीक है, बढ़ जाइए सर। SIR की है में मामला बड़ा हो गया। SIR का पहले तो अभी 14 दिन की मियाद बढ़ा दी थी, आपको मालूम है, लेकिन SIR का काम वहां चल रहा है बड़ा धीरे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर इस बात पर है। उन्होंने भरी सभा में ये कहा कि भाई यूपी में 4 करोड़ वोटर नहीं मिल रहे, 4 करोड़ वोटर गायब हैं। यूपी में अब तक 12 करोड़ वोटरों के फॉर्म ही वापस आए हैं। और योगी जी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, कम से कम 16 करोड़ वोटर तो होंगे, और 12 करोड़ लोगों ने ही SIR का फॉर्म भरा है, 4 करोड़ वोटरों का पता नहीं चल रहा है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी का जो स्वागत समारोह हो रहा था, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई मेहनत करो, बूथ बूथ जाओ, और ये 4 करोड़ मिसिंग मतदाता कौन है इनका पता लगाओ। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वो मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए
15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 15 करोड़ से घटकर हो गई 12 लाख, 15 करोड़ 15.5 करोड़ से 12 करोड़ हो गई, ये उनकी चिंता है। अब उन्होंने अभी ये कहा कि आपको घर घर जाना है, मेहनत कीजिए, वोटरों का वेरिफिकेशन करिए, आपको सब पता चल जाएगा कि कितने इसमें से अब डेड हैं, कितने ट्रांसफर शिफ्ट हो गए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, लेकिन जेन्युइन मतदाता नहीं समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके बाद कही, उन्होंने कहा मेहनत करो, घर मत बैठो, क्योंकि ये जो 4 करोड़ नहीं मिल रहे ना वोटर, इसमें से 85 से 90% हमारे ही लोग हैं, बीजेपी के वोटर हैं। असल चिंता ये है। तो अब चलिए इसी पर हम बात कर लेते हैं। अखिलेश जी ने इस पर काफी ट्वीट करके लिखा भी कि भाई ये तो हमारे पीडीए प्रहरियों की कामयाबी है कि उन्होंने ये बीजेपी के फर्जी वोटरों को के नाम नहीं जुड़ने दिए, और ये काम जो है अच्छा हुआ है हमारे लोगों की तरफ से। अलग अलग तर्क आ रहे हैं इसमें, जैसे दयाशंकर सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई बहुत से लोगों के गांव में, शहर में दोनों जगह वोट बने होते हैं, इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि शहरी वोट जो है, शहर का जो वोटर था उसने गांव का वोट रख लिया और शहर वाला वोट नहीं बनवाया। फिर एक बार त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी कि भाई यूपी में इंटर स्टेट माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी जो है 2 डुप्लीकेट वोट जो है वो बने हैं। इस पर एक लेकिन इसके डिफेंस में एक सांसद ने, बीजेपी के गाजियाबाद के सांसद ने उन्हें कहा कि चलो कम से कम लोगों का एसआईआर पे भरोसा तो होगा, अगर हमारा ही वोट कट रहा है तो इसका मतलब एसआईआर तो ठीक तरीके से हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन बीजेपी की चिंता बड़ी है सर इसमें, विजय जी। बीजेपी की चिंता है, और मैं तो समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों को चिंता करनी चाहिए, और जो योगी जी कह रहे हैं वो सबको करना चाहिए कि वोटर जो कार्यकर्ता है पार्टी का, वो एसआईआर में लगे और अपने अपने वोटर को, अपना वोटर नहीं, हर वोटर को उसका नाम उसमें आ जाए, इस पर काम उनको करना चाहिए। बीजेपी की चिंता है, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि 80% वोटर, 85% वोटर बीजेपी का है, तो जाहिर है 4 करोड़ वोटर तो बड़ा वोट है। और एक और मैं स्टोरीज देख रहा था कि जिसमें कहा गया कि ये यूपी में खासतौर से जो हमारे धार्मिक शहर हैं, अयोध्या, मथुरा, ये वहाँ पर साधु संत बहुत हैं, तो उनका कोई वोट ही नहीं है कहीं पर, और कोई एड्रेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ कुछ जैसे जानकी मंदिर करके एक जगह पर, जानकी माता नाम पेरेंट्स करके, उस तरह से उन साधु संतों के नाम, ये तो कह रहे हैं जो इनके नाम पहले थे उनमें से 4 करोड़। हाँ, तो वो तो इसका मतलब, लेकिन आप इसको याद कीजिए 2022 में, 2022 का जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा 17 के मुकाबले में, कमजोर रहा, मतलब सरकार तो बन गई, तब भी ये शिकायत की गई थी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि भी ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वहां पर, वो हमारे वोट काट दिए उन्होंने और उनका वोट नहीं आया। तो ये चिंता तो बड़ी चिंता होनी चाहिए सरकार को। अक्सर ये कहा जाता है, जो राहुल जी भी कहते हैं कि एसआईआर में तो सरकार के लोग काट देते हैं नाम। क्यों ये खबर इतनी बड़ी है, या योगी जी की चिंता? और 4 करोड़ वोटर तो बड़े हैं। आज बंगाल की ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, एसआईआर वहां पूरा हो गया है तो उसकी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें 58 लाख से ज्यादा नाम कटेंगे। कहां 4 करोड़, कहां 58 लाख? चलिए आबादी दुगनी भी हो अगर यूपी की हम मान लेते हैं, तब भी 4 करोड़ की बात हो रही है, वहां पर 58 लाख वाली 1 करोड़, 1.25 करोड़, वहां तो 58 लाख लोग कटे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि इसके अलावा 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा फॉर्म जो हमें भर के आए हैं, टोटल फॉर्म में से 1 करोड़ 36 लाख के करीब फॉर्म जो हैं, हम सबको डाउटफुल तो नहीं कहते, लेकिन इन सब की हम सघन जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके कागजों में कुछ गड़बड़ मिल रही है। तो हो सकता है कि उनसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई हो, गलत दस्तावेज लगा दिया हो, इसलिए हम सबको फर्जी नहीं कहेंगे, लेकिन इनमें से बहुत लोग कटेंगे। तो ये बंगाल का आंकड़ा डेफिनेटली 1 करोड़ के आसपास नाम कटेगा, उससे ऊपर जाएगा। तो और बढ़ी, फिर भी वहां पर उसका 4 गुना है, 4 करोड़ वोटर त्रिपाठी जी यूपी में। देखिए, नाम तो कटेगा ही कटेगा, ये लोगों के अभ्यास में है कि एक जगह नाम हुआ, दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह, वो कटवाते नहीं हैं। और ये जो गांव वाला, ये तो हमने भी घर बात की तो हर किसी को लग रहा है, अब तो उसकी स्टोरीज भी आ रही हैं कि भाई गांव में इसलिए लोग चाहते हैं कि राशन वाशन मिल रहा है, दूसरी योजनाएं मिल रही, शहर में तो कोई योजना किसी को मिलती नहीं है, तो इसलिए गांव में ज्यादा लोग जा रहे हैं। कल एक मित्र से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए, शहरी मतदाता इतने घट रहे हैं तो क्या भाजपा के कट जाएंगे? तो हमने कहा क्या पिछले कुछ समय में दूसरे लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ है गाँव से? उनका भी हुआ है, पहले हो सकता है वो भाजपा वाले वोटर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जब कोई कहता है ना कि हमारा वोटर, भाई अगर आप जान रहे हैं, अगर योगी जी को पता है कि हमारा वोटर है, तब तो आसानी से जुड़वा सकते हैं, तब क्या दिक्कत है? हालांकि मैं इसको उस सेंस में नहीं देखता उनके स्टेटमेंट को, नहीं, मुझे लगता है उनका कहने का मतलब ये होगा कि भाई सबके नाम जुड़वाओ, सारा वोट तुम्हारा है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं हमारा वोटर, या कहते हैं कि हमारे लोगों ने ज्यादा करा दिया, तो भाई आप ये तो आसानी से करा सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एसआईआर के प्रोसेस में अभी भी बहुत कुछ छूटेगा।
लेकिन पार्टियों को और लोगों को उसको दुरुस्त कराना वो उनका काम है। आप हैरान होंगे या नहीं होंगे कि अगर वाकई 16 करोड़ का वोटर 12 करोड़ का हो जाता है? नहीं, मैं हैरान नहीं होऊंगा। मैं हैरान नहीं होऊंगा। मैं जानता हूं कम से कम 3-3 जगह लोगों के वोट हैं। अच्छा, मुझे लगता है सर, इतना अगर 16 करोड़ की बात हो रही है और 12 करोड़ वोटर निकल रहे हैं और योगी जी चिंता कर रहे हैं कि भाई 4 करोड़ वोटर कम हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के, इसमें से ज्यादातर वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयं संघ की मदद लेना चाहिए इस मामले को लेकर, क्योंकि संघ का जमीन स्तर पर जो नेटवर्क है उसमें संघ बड़ी भूमिका निभा सकता है कि भाई वहां पर जो फॉर्म छूट गए नहीं भरे, क्या है। चुनाव आयोग भी अगर मदद लेता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को संघ की मदद लेना चाहिए, क्योंकि संघ का जो नेटवर्क है जमीनी स्तर पर, चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, इतना बड़ा वोटर कटा है तो चिंता की बात सबके लिए। और अगर योगी चिंता कर रहे हैं तो ये भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बंगाल में मान ले 1 करोड़ और यूपी में 4 करोड़, ये कुछ डेटा ठीक लगता है? देखिए, ये तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी है ना। अगर हम 2017 के कुछ आंकड़े जो सामने आए थे वो देखें तो लगभग 14 करोड़ लोग जो हैं पूरे देश में माइग्रेट करते हैं। तो ऐसे में जिस स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है, 25 करोड़ है, उसमें माइग्रेशन भी ज्यादा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट वहां। ठीक है सर। और आज एक वैसे हमारा एक विजय दिवस है, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर बहुत ऐतिहासिक दिन है। बहुत बधाई आप सब लोगों को पहले। ये तो आज का दिन कोई भारतीय कभी नहीं भूलता। क्या हुआ 16 दिसंबर को? 16 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान की जंग और बांग्लादेश का जन्म, ये हुआ था। आज भारत की वजह से बांग्लादेश विजय दिवस मनाता है, जो भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा है। पाकिस्तान की सेना के हजारों सैनिकों के सरेंडर को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में गिना जाता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूटा और उसी दिन से पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में शपथ दिलाई जाती है जब भी कोई भर्ती होता है कि 1971 का बदला लेना है। ये उनके उसमें है, प्रोसीजर में वो शपथ दिलाते हैं कि हिंदुस्तान के हमें टुकड़े करने हैं और हिंदुस्तान से 71 की जीत हार का हमको बदला लेना है। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा दुख की बात ये होनी चाहिए कि वो बांग्लादेश जो आज के दिन बना, उसे क्या हो गया है? वो आज हमसे कैसे संबंध जो है वो रख रहा है? वो उसी पाकिस्तान के करीब कैसे जाता जा रहा है जिसने उनके बाप दादाओं परदादाओं के ऊपर इतना जुल्म किया, इतने लोगों को मार डाला, लाखों लोगों को खत्म कर दिया, लाखों महिलाओं का बलात्कार कर दिया, और उसमें खासकर वहां की हिंदू आबादी उनके निशाने पर थी उस वक्त पाकिस्तानी फौज के। और उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सरेंडर हो रहा था, उस वक्त को जो लोग पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत, मैंने उस वक्त की अखबारों की हेडलाइन देखी है, तो उस पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो हुआ करता था याहिया खान, डिक्टेटर था वो भी, केवल आर्मी चीफ नहीं था, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। तो उसने वो इंटरव्यू दे रहा था इससे एक दिन पहले तक कि भारत की बहुत ख़राब हालत है और हम जीत रहे हैं, और ये जो आदमी सरेंडर कर रहा है, ये आदमी जो है कहता था कि कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान जंग जीतेगा। और इसके बाद हमला पाकिस्तान ने हम पे किया था उस युद्ध में, ये भी याद रखना चाहिए। भारत ने उस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, इन्होंने हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर एयरफोर्स भेजकर हमारे बेसिस पर इन्होंने हमले करवाए थे। और ये जो नियाजी साहब है ना, जैसे अभी जब ऑपरेशन जब वो हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट पे की, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि मैंने ये जनरल बाजवा को देखा था, इनकी टांगें कांप रही थी कि वो मिसाइल मार देंगे भारत वाले, हम पे हमला कर देंगे, टांगें कांप रही थी। ये आदमी भी कांप रहा था। इसका सरेंडर कराने के लिए, सर आपको कहानी याद होगी कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने इनके वो गवर्नर हाउस जहाँ रहता था वहां पर ऊपर से बम गिराया और हमारी सेना जबकि दूर थी उस वक्त, हम ढाका में पूरी तरह एंटर नहीं हुए थे, लेकिन इसको खड़काने के लिए, डराने के लिए जहां ये बैठता था वहीं पर एक बम गिराया, और उससे ये इतना हिल गया कि इसने तुरंत कहा कि अब सरेंडर कर दीजिए। बड़ा, और ये मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की फौज के लिए इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन अभी नहीं हुआ। हो सकता है कोई और हो जाए, इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता। क्या सर? हो सकता है कोई इससे बड़ा दिन और हो जाए, बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान के रेफरेंस में, बिल्कुल, उससे भी इनकार नहीं करते। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी 71 की, सरेंडर्स की। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे तो वो ब्लैकआउट्स हुआ करते थे, तो वो युद्ध के वो दिन हमें उस तरह से। आप तो छोटे थे सर, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे सर। नहीं सर, और ये तो सर लेकिन याद सब पता सबको है वो घटना, बड़ी घटना। तो और वो जो सरेंडर हुआ, वो पिक्चर जो है, वो इमेज जो है, वो मतलब कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी नहीं भूलनी चाहिए थी,
क्योंकि ये सब कुछ बांग्लादेश के लिए किया। भारत तो निशानियां Actually मिटा रहे हैं देखिए, अपनी आजादी की। भारत की मंशा कोई पाकिस्तान के टुकड़े करने की नहीं थी, वो बांग्लादेश के साथ खड़ा, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था उन लोगों के साथ खड़ा था कि भाई उनके खिलाफ जुल्म नहीं हो। और बांग्लादेश बनने, आप सोचिए 47 से 71 तक आते आते जो टू नेशन थ्योरी, जो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान बना, वो फेल हो गया, जिसको अभी हमारे जो नए, क्या नाम है इनका, मुनीर साहब, वो याद कर रहे थे उस दिन की टू नेशन थ्योरी और हिंदू और मुसलमान। ये तो टू नेशन थ्योरी की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ी बात ये सर है कि 1962 में चाइना से एक शर्मनाक हार हुई थी हमारी, एक 62 की हार का हमारे ऊपर कलंक था। जवाहरलाल नेहरू की डेथ भी, ये कहा जाता है कि उस सदमे में भी जो चाइना से उनको धोखा मिला और हार हुई थी। 62 के बाद 71 का युद्ध 9 साल में, और उस समय इंदिरा गांधी कोई बहुत राजनीति रूप से बहुत मजबूत नहीं थी। 1969 में तो उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था, कांग्रेस तोड़ के, मतलब देश के अंदर वो सत्ता संघर्ष के अंदर लड़ रही थी, अपनी पार्टी से वो लड़ रही थी। 1969 में कांग्रेस को दो फाड़ किया इंदिरा गांधी ने, खुद उस समय सरकार बनाई, और 71 में ये किया। उसके बाद इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय हुई कि 72 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतती है। इसके बाद तो उसके बाद इंदिरा गांधी का कद बढ़ा, और संघ ने भी जो भूमिका निभाई है इसके अंदर कि भाई सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना कि इंदिरा गांधी जब 1971 का जब युद्ध जीता, गोलवलकर ने इंदिरा गांधी को बधाई दी, तो इंदिरा गांधी ने जवाब में पत्र लिखकर भेजा था संघ को कि आपका भी जो सहयोग रहा है, करियप्पा ने कहा था कि जो संघ का सहयोग रहा है वह रिमार्केबल है। तो इंदिरा गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया, चाहे वो 1962 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, जहां जरूरत पड़ी है संघ के स्वयंसेवक वहां पर देश के साथ। देखिए 62 में हमें झटका लगा, लेकिन 65 और 71 बिल्कुल नजदीकी हुए उसके, लेकिन उसमें हमने किया। एक घटना और है, वो हमारे जो इस जीत के नायक थे, बाद में फील्ड मार्शल हो गए, सैम मैनेकशॉ, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, वो बहुत फेमस कहानी है। उन्होंने कहा कि जब ये सब लोग आ गए, बंदी बना लिए हमने, तो मैं इनको जहां रखा गया था, जिस कैंप में, इनको मैं देखने के लिए गया, पाकिस्तानी सैनिकों को मैं देखने के लिए किया कि इनके लिए इंतजाम कैसे हैं। तो इन्होंने एक को बुलाया, जो जेसीओ होते हैं उनको बुलाया, शायद नायब सूबेदार जो थे, तो उन्होंने कहा कि सूबेदार साहब क्या मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। भारत का फील्ड मार्शल नायब पाकिस्तान के नायब सूबेदार से पूछ रहा है क्या मैं आपके, जनरल थे भाई उस वक्त, मैं क्या जाके देख सकता हूँ आप जहाँ रह रहे हैं। उन्होंने कहा साहब आइए। तो जाके देखा कहाँ सुलाते हैं, कहीं बिस्तर ठीक मिला हुआ है, खटमल वगैरह मच्छर वगैरह ज़्यादा तो नहीं लगते हैं, नहीं, खाना कहाँ बनाते हैं, खाना यहाँ बनाते हैं, सीख टाइम पे सब कुछ आपको रसद मिल जाती है, जिम मिल जाता है। फिर उन्होंने पूछा मैं आपकी लैट्रिन्स चेक कर सकता हूँ क्या, लैट्रिन्स चेक कर सकता हूँ क्या, वहाँ की साफ़ सफाई आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, वो जाके देखा। और फिर उन्होंने कहा कि उस आदमी ने मुझे जाते हुए कहा कि साहब आज मुझे समझ में आ गया कि आप जंग क्यों जीते और हम जंग क्यों हारे, क्योंकि आपका अफसर और आपका सिपाही एक है, हमारा अफसर तो हवा में रहता है, उसको हमसे मतलब नहीं है। मानेकशॉ के और बड़े वो हैं, मानेकशॉ को जब ये कहा गया कि आप जाके सरेंडर लीजिए, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था 93,000 सैनिकों का, तो उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को लेना चाहिए क्योंकि उनकी जीत है, और उनको भेजा। ये सर वेस्टर्न आर्मी, ईस्टर्न आर्मी ये जीओसी थे। तो ये बड़ी बात है, वो लीडरशिप की बात है। और जिस तरह से सैम मानेकशॉ जो हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने हिसाब से जंग लड़ूंगा। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी बताया कि भाई मैं इस समय जंग लड़ूंगा और इस समय मुझे जंग की जरूरत है, क्योंकि वो उस माहौल को जानते थे, उस मौसम को जानते थे। तो बड़ा ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप और एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी की जीत थी, जॉइंट वो है। तो ये इसलिए याद किया जाना। लेकिन आज आप देखिए, आज की खबरों पे आ जाते हैं कि कुत्ते की पूंछ एक सदी भी रखो बोतल की नली में तो वो सीधी नहीं होगी। हाफिज सईद का खास और लश्कर तैयबा का आतंकवादी अब्दुल रऊफ, उसका एक बयान आजकल बड़ा चल रहा है, उसने खूब भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। और आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उससे पहले ये 71 का दिन याद करना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी होके हटा है, और पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो बड़े मासूम लोग हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इस आदमी को भी कहा था कि ये इसका तो कोई रोल नहीं था, जबकि ये आतंकवादियों के जनाजे में दुआ पढ़ने वाला, जो जनाजे की दुआ होती है, पढ़ने वाला वो था। अभी क्या बयान दे रहा है कि दिल्ली को हम दुल्हन बनाएंगे। हमसे मक्की साहब ने कहा था कि दिल्ली फतेह करना है तो हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, और ये हो करके रहेगा। मक्की कौन है? मक्की मर गया। मक्की है 26/11 का सबसे बड़ा गुनहगार, जो मुंबई में हमला हुआ था। इसकी बात सुन लीजिए जरा। इंशाअल्लाह अभी मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, ये हो के रहेगा। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। इंशाअल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी
ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए, उनकी टेक्नोलॉजी भी गई, उनकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं कि कभी फिजा में आ सके। ये पता नहीं ये एक्चुअली क्या है, कई बार अफगानिस्तान से भी इनकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ अफीम बहुत होती है, तो ये डोज वोज ना लेता हो ये जो आदमी कह रहा था। हाँ सर। नहीं, ये उससे ऊपर का मसला है, और वो जो डोज लेते हैं वो खतरनाक है। वो दुनिया में आतंकवाद का एक कहें कि मूल आधार है। वो दुनिया भर में लोगों का मजहब, धर्म, रिलीजन, जिस नाम से भी आप जानते हो, पूछ पूछ कर हत्या करने वाला है। वो अपने घर में महिलाओं का, बच्चियों का, रिश्तों का सम्मान न करने वाला है। वो कहीं भी अच्छी खासी जगह को, जिसको कहते हैं ना कि जन्नत ऊपर के लिए देखते हैं, जहां जन्नत हो भी उसको जहन्नम बना देने का नाम है। जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जब हमसे अलग हुआ था, हमारा हिस्सा था, तो वो बड़े सेंटर हुआ करते थे, बड़ी कमाल की जगहें हुआ करती थी, जीवंत हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। जो ज्ञान की जगहें थी वो खत्म हो गई। अब कुल मिलाकर उनके पास ये है कि फट जाएंगे, कहीं और जाके दब जाएंगे, इससे आगे अब उनकी सोच जाती नहीं। और मैं तो कभी कोई आश्चर्य में पड़ता हूँ कि पता नहीं ये लोग, मतलब जरा सा वो कह रहे हैं दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास जो जगह है उसमें तो कुछ कर लेते। तुम्हारे लोग रोटी के लिए परेशान हैं, तुम्हारे लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, वहां तो जाके कुछ कर लेते। और इस तरह की तकरीर करते हो, इनको लोग सुनने वाले भी हैं, इनको लोग सुनते हैं और उस पर तैयार हो जाते हैं, और कोई आके हमारे यहाँ फट जाता है, कोई हमारे यहाँ आके तैयार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो मानसिकता है, इसको जरा दुनिया को, मतलब अभी बॉन्डी बीच हुआ, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में हुआ था, और लगातार इस तरह की खबरें होती रही, और तब ये आता है तो लगता है ऊपर से हंसते हुए कह रहा है ये आदमी। मतलब क्या कहें, ये कुछ थोड़ा सा फिरा हुआ है, घूम गया है, कैसा है। ये पूरा मुल्क ही ऐसे है, और उस मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुल्क के तौर पर खत्म होना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी उतना शुभ। अच्छा, ये अब जो तस्वीर अभी चल रही है इसका बता दूं मैं आपको। एक्चुअली इमरान खान की पार्टी ने अब वहां के ऑपोजिशन की और दलों के साथ एक गठबंधन बना लिया है, और पिछले साल जो हुआ था 26 नवंबर को पाकिस्तान में, कि इनके सारे इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है इनकी पार्टी के लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी थी। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और पुलिस वाले मारे गए थे, आम लोग से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे। 6-7 पुलिस वालों की मौत हुई थी। तो अब ये सुहेल आफरीदी हैं, ये पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने तो आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा अब मौत या आजादी नारा लगवाया, मौत या आजादी, मौत या आजादी नारे लगवाए लोगों से, कि अब हम अगर डी चौक गए, डी चौक इस्लामाबाद का वो है एरिया है, जैसे हमारे यहाँ यूटियन जोन कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, डिप्लोमेटिक एनक्लेव। तो वहां पर इन्होंने कहा अब की बार अगर हम डी चौक गए तो या तो इमरान खान को लेके लौटेंगे, नहीं तो कफन में लिपट कर आएंगे। आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं, वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो, डरते हो। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये जो बातें हो रही हैं ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं आज का भी आपको एक अपडेट दे दूं कि आज भी 2 बजे इन्होंने अडयाला जेल के बाहर जमा होने की कॉल दी हुई थी इमरान खान की पार्टी के लोगों ने। लेकिन क्या वाकई अब इमरान खान के पार्टी समर्थक एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं? और वहाँ जो आंदोलन होता है वो हिंसक ही होता है, वहाँ हमारे तरह गांधी जी की आदर्शों पे आंदोलन नहीं होते, वहाँ गोली चलनी तय है। तो क्या एक बार फिर उस ओर पाकिस्तान बढ़ रहा है? अब अगर ये लोग हजारों लोग लेकर के इस्लामाबाद पहुंच गए तो आप सोचिए क्या नज़ारा वहां पर होगा। क्या उसकी भूमिका धीरे धीरे बनती जा रही है? क्योंकि हम ही लोग ये बात कर रहे थे ना कि अरे भाई तुमने इमरान खान से मिलने के लिए 10 दिन 15 दिन तक तो तुम लोग वहाँ जेल के बाहर प्रदर्शन करते रहे, फिर उठ के सब घर चले गए। इतना एक अगर कोई आंदोलन करना था तो वो सबसे अच्छा मौका था। लेकिन ये आंदोलन की भूमिका ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बन रही है। इमरान खान को लेकर के उनकी पार्टी अब एक इस्लामाबाद को घेरने का दोबारा मन बना रही है। वैसे भी पीटीआई का हब है खैबर पख्तूनख्वा, और जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं बहुत ज़्यादा वोकल हैं इस मामले को लेकर।
दूसरी तरफ आप ये भी देखें, यूनाइटेड नेशंस में भी इस बात का जो है वो जिक्र हो रहा है, भारत ने भी किया है कि जिस तरह से इनह्यूमन तरीके से इमरान खान को रखा गया अंदर, उसको जो है हटाया जाना चाहिए, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। एक तरफ आप जो है आसिम मुनीर को जो है तरह तरह की जो है वो कह रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, दूसरी तरफ इमरान खान को किस तरह से जेल में रखा हो। ये सारी बातें अब इंटरनेशनल स्तर पर हो रही हैं और इंटरनेशनल दबाव भी इस वक्त पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बात हो रही है कि वो वहाँ पे जाके प्रदर्शन करेंगे, और ये काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हो सकता है जिस तरह से हमने पहले भी देखा है, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नहीं, आप त्रिपाठी जी ने एक बार कहा था कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, मतलब अपॉर्चुनिटी खो दी इमरान की पार्टी ने। अब तो ये कहने लगे, डी चौक की बातें होने लगी, इस्लामाबाद घेरने की बातें होने लगी। नहीं, ये बेहतर तरीका है और ठीक बात है। मुझे ये उस वक्त लगा था और मैंने ये कहा था कि आपको अडियाला जेल अब नहीं आना है, अब आपको जहां है वहीं प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन को इतना बड़ा बनाना है कि जब आप उसको लेकर आगे बढ़ें तो सरकार की मशीनरी फेल हो जाए, सेना की मशीनरी फेल हो जाए। ये सुनते हुए लगेगा क्या मैं भड़काने वाली बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अभी अगर अपना मुल्क बचाना है तो उन्हें भड़कने की ही आवश्यकता है, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपकी सरकार है वहां लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो तुम हो ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर इस मूवमेंट को इस्लामाबाद, कराची वहां पहुंचा पाए तब इसका मतलब होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इनको हर हिस्से में इस तरह के आंदोलन, इस तरह के मूवमेंट करने पड़ेंगे जिससे एस्टेब्लिशमेंट को समझ में आए कि बात हाथ से निकल रही है। अरे अभी जैसे राहुल जी ने बताया कि यूनाइटेड नेशन से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा है कि बहुत ख़राब इनह्यूमन कंडीशंस में आइसोलेशन में रखा गया है जेल में 2.5 साल से इमरान खान को, तो उनको रिहा किया जाए। जमाइमा खान जो उनकी पूर्व पत्नी हैं और उनके 2 बेटे जो हैं वो लंदन में रहते हैं, वो भी अपने पिता की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं। इन्होंने एक्स पर सीधे एक्स के मालिक एलन मस्क को टैग करके कहा है कि मैं जो लिखती हूँ वो बात वो म्यूट हो जाती है, मतलब वो रीच ही नहीं है पाकिस्तान में, वो बात पहुंचती ही नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सारे मीडिया पर इमरान खान का नाम लेने तक पर बैन है, इसीलिए एक सोशल मीडिया ही तरीका है जहां हम इमरान खान के लिए आज़ादी की मांग उठा सकते हैं, और वो भी पाकिस्तान में हम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने तो ये लिखा है कि ये पर्सनल प्ली टू एलन मस्क, मेरे 2 बेटे हैं, वो अपने पिता को देख भी नहीं पा रहे, बात भी नहीं कर पा रहे, 22 महीने से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे हैं। एक्स ही एक जगह है जहां मैं दुनिया को बता सकती हूं कि मेरे पूर्व पति को पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। फिर आगे इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने कहा कि मैंने ग्रोक से पूछा कि पाकिस्तान में मेरे ट्वीट्स क्यों, उसकी रीच क्यों नहीं बढ़ रही है, तो ग्रोक ने मुझे जवाब दिया, ये इन्होंने एलन मस्क को लिखा है, ग्रोक ने मुझे बताया कि आप जब भी इमरान खान की हालत, जेल में कैसे रखा गया है, या आपके बच्चे बात नहीं कर पा रहे, ये बातें कहती हैं, तो जो एल्गोरिथम है एक्स का, वो आपकी पोस्ट को लिमिट कर देता है। मतलब पाकिस्तान की सरकार ये करती है। पाकिस्तान की सरकार ने वो सारे अकाउंट्स जो इमरान खान की बात करते हैं उन सबको लगभग म्यूट करवा दिया, और ये एक्स ने कर दिया। इसकी शिकायत जमाइमा जो है वो एलन मस्क से कर रही है। समीर जी, ठीक है, उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एलन मस्क क्या करेंगे भाई? जब तक आप उनके अकाउंट को तो म्यूट कर सकते हो, लेकिन जनता को तो म्यूट नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते सर? इनसे जो पहले वाले इनसे जो सीईओ होते थे, जैक क्या नाम था उनका, वो जब भारत सरकार ने कुछ अकाउंट्स को बंद करने की बात की थी तो उन्होंने मना किया था। यहाँ इमरान खान के सपोर्टर्स के अकाउंट्स कैसे म्यूट हो सकते हैं? अकाउंट थोड़ी बंद किया है, पीटीआई का अकाउंट चालू है, बाकी सब अकाउंट चालू है, किसी का अकाउंट बंद नहीं किया। रीच कम हो गई, अब रीच कम हो गई, इसके लिए सरकार ने जरूर किया होगा, लेकिन इमरान खान के जो पार्टी के लीडर्स है सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते, तमाम तरह के उनकी स्पीचेस आती है, वहां रोक टोक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एलन मस्क से ज्यादा पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान को बाहर देखना चाहती है, उसको स्वस्थ देखना चाहती है, इतने लंबे समय से इंतजार क्यों कर रही है? 800 दिन से ज्यादा हो गए इमरान खान को जेल के अंदर, और जब उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया गया, उसके बाद से इमरान खान के समर्थक क्या कर रहे हैं? उनकी बहनें मिल के आ गए, उसके बाद आप सब शांत हो गए। लगातार आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर को घेरना पड़ेगा, वहां सब कार्यकर्ताओं को जाना पड़ेगा, और दबाव सरकार पर जनता बनाएगी कि इमरान खान को आप छोड़ा जाए। जनता के दबाव से इमरान खान छूट सकते हैं। एलन मस्क को शिकायत करने से या कहीं और ट्वीट करने से इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। जनता जब सड़कों पर उतरेगी तभी इमरान खान का भला होगा। मुझे तो लग रहा है सर अब वहां ऐसा माहौल बन गया है कि जनता बाहर जरूरी बनना चाहिए, मुझे लग रहा है। तो पहले कुछ दुनिया की और खबरें आपको बता दें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर गए हुए हैं
और इस यात्रा का मकसद पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में रणनीतिक रिश्तों को मजबूती देना है। सोमवार को मतलब कल वो जॉर्डन पहुंचे थे और जॉर्डन बहुत अहम डेस्टिनेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जफर हसन से मुलाकात की, बल्कि प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए हुए थे और आज जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान जॉर्डन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। जॉर्डन पश्चिमी एशिया में एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल हब की तरीके से है, क्योंकि इसकी सीमाएं इराक, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन मतलब गाजा सबसे लगती हैं और भारत यहाँ जो है विस्तार देना चाहता है अपने रिश्तों को, ताकि अन्य अरब देशों में उसकी पकड़ मजबूत हो। और जॉर्डन के किंग की जो मान्यता है वो पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये मोहम्मद साहब के, प्रॉफिट मोहम्मद के ब्लड लाइन से चले हुए आ रहे हैं, मतलब डिसेंडेंट हैं उनके, 41वें वंशज इनको माना जाता है। तो इस लिहाज से उनको एक अलग निगाह से मुस्लिम जगत जो है वो देखता है। और जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये झगड़ा है, इजराइल का, गाजा का कह लीजिए, उसमें इनकी हमेशा एक भूमिका रहती है और आजकल इनकी भूमिका थोड़ी न्यूट्रल रहती है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल उस खेमे के हैं जो एंटी इजराइल हैं। इनके संबंध मेरे ख्याल में तो इजराइल के साथ हैं। तो हाँ, तो ये जो हैं, लेकिन हैं बहुत अहम शख्सियत। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री दोबारा जॉर्डन गए हैं। पिछली बार भी 7 साल पहले भी वो एक बार जॉर्डन जा चुके हैं। तो पहले एक बार हम इसकी बात कर लें सर, मुस्लिम दुनिया में मोदी जी का रुतबा और अब जॉर्डन में उनका खास तौर पर जाना, और इसी से जुड़ा है गाजा और दोनों चीज़ें। आपने जिस तरह से उसको ग्राफिक तरीके से बताया कि जॉर्डन की भूमिका क्या है, जो जितने देशों के साथ वो जुड़ा हुआ है, मतलब नज़दीक है, वो बात वेस्ट एशिया के हिसाब से भी यदि हम देखें तो हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। वेस्ट एशिया में इस्लामिक देशों की बात करें तो वैसे तो प्रधानमंत्री के ज़्यादातर देशों के साथ बेहतर ही रिश्ते हुए हैं उनके आने के बाद। सबके नेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भी मिले हैं। यहाँ पर जो काम हो रहा है, एक तो बड़ा काम यही आतंकवाद को लेकर यदि जॉर्डन बोल रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर मैं देख रहा हूँ। बाकी जो मेरे को ज़्यादा जानकारी कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम हम लोग इस पर इनके साथ कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह से काम होगा। लेकिन ये वो होंगे प्रिंस, क्राउन प्रिंस, इनके बेटे, किंग के बेटे होंगे, ये किंग के बेटे। हाँ। तो वो उस पर काम हो रहा है। लेकिन जॉर्डन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत नहीं भी कहते हैं आप, लेकिन बहुत बेहतर रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं हम, और उनके साथ लगातार जो एक कनेक्ट रहा है। और ये आतंकवाद को लेकर खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में जॉर्डन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भाई इनके मुंह से अगर आतंकवाद के खिलाफ स्टेटमेंट निकलेगा तो उसका असर ज्यादा होगा, उसका मतलब होगा, और जो दूसरे दुनिया के मुस्लिम देश हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। और टर्की के यदि रेफरेंस में भी आप बात करेंगे, क्योंकि वो एक खलीफा अपना बने रहते हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के साथ चल रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, तो इसलिए जॉर्डन की भूमिका और प्रधानमंत्री की उनके साथ मुलाकात एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अब आपने खलीफा का नाम लिया तो खलीफे की करतूत दिखा देते हैं आपको। ये खबर देखकर पाकिस्तान और तुर्की को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। भारतीय सेना ने एक ऐसा ड्रोन कल रखा सबके सामने, या आपके सामने आ गया, जिसे पाकिस्तान उड़ा रहा था और बनाया था इसको तुर्की ने। भारत के जवानों ने इसको आसमान में गिरा दिया। बताया जा रहा है 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा था उस वक्त। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ रहा था, बहुत हाइट पर उड़ रहा था, और वहां इसको हमने शूट डाउन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये घटना केवल एक ड्रोन गिराने की नहीं है, इसके पीछे सुरक्षा रणनीति है, सब कुछ है। और यह है कि कितना सैन्य सहयोग था पाकिस्तान को तुर्की का। कहा तो यह भी जाता है कि उस वक्त तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर भी वहां बैठे हुए थे। मतलब ये मुमकिन है कि ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का आदमी नहीं, ये तुर्की का ड्रोन ऑपरेटर जो है वो उसको उड़ा रहा हो। खबरें उस वक्त आई थी, कंफर्म तो नहीं किया किसी ने कि तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर की भी मौत हुई थी। तो ये कल बाकायदा डिस्प्ले किया गया। इसका एक मतलब है, आप दुनिया को दिखा रहे हो प्रमाण कि ये पाकिस्तान को दिए गए तुर्की के ड्रोन हैं। अच्छा, उस वक्त तुर्की ने ये बड़ा अपने आप को बचाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके कुछ बड़े जो ट्रांसपोर्ट शिप एयरक्राफ्ट थे एयरफोर्स के, वो उतरे थे वहाँ के एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तान में। तो सबने कहा कि हथियार भेज रहा है, तो उसने उस वक्त खंडन किया था
कि नहीं, हमने कोई हथियार उस वक्त पाकिस्तान को नहीं दिए हैं। लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि उसने सिर्फ पहले ही हथियार नहीं दिए, वो जंग के दौरान भी मदद कर रहा था। तो ये बात बताना दुनिया को बहुत जरूरी था। त्रिपाठी जी, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव पिटाई ये एक साथ हुई है। जितना बढ़िया उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उतने अच्छे से हमारी सेनाओं ने एकदम, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा देशज हो जाता हूँ मैं, गधे की तरह पीटा। उनके जितने इस तरह के जो, जिसको हम बार बार कहते हैं कि तुर्की तो बड़ा एडवांस हो गया है, चाइना तो बड़ा एडवांस हो गया है, पाकिस्तान के पास जो भी हथियार थे वो सब इसी तरह से पिटे। अब इसकी जो एक नुमाइश कह लीजिए, प्रदर्शनी कह लीजिए, देश के सामने रखना, वो एक और क्यों जरूरी है। हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो विघ्न संतोषी है, जो पूछता रहता है कि अच्छा हमारे कितने जेट गिरे, हमारे कितने फाइटर गिरे। तो वहां से तो कुछ नहीं निकल पाया। वो उनकी जो सेना का वो जो क्या नाम है उसका, वो बोलता है तो उसने कौन सा सिद्धांत एक बताया था, तो वहां के लोग ही हंस रहे थे। ये हमने दुनिया को सामने लाकर बताया। अब थोड़ी शर्म तुर्की को आएगी क्या, क्योंकि पाकिस्तान को तो शर्म आने वाली नहीं। क्या तुर्की दोबारा जो कोशिश कर रहा था कि हम पाकिस्तान को मदद देंगे, कल को हमारी एक तैयारी हो जाएगी, क्या वो कोशिश उसकी नाकामयाब हुई? और मुझे लगता है कि भारतीय सेनाओं को ये काम थोड़ा और जल्दी करना चाहिए था, थोड़ा देर से। एक्चुअली क्या इसको उन्होंने रीमॉडल किया, ये तो ध्वस्त हो गया होगा ना, ये तो खत्म हो गया। क्यों? और ये सुइसाइड ड्रोन है, बता दूं मैं आपको, मैं ये कामेकाजी ड्रोन है। ये उड़ते हैं और बस खुद ही गिर जाते हैं, इससे बॉम्ब ड्रॉप नहीं करते, इस पर एक्सप्लोजिव लगा होता है। और 10 किलो, शायद इस पर 10 किलो एक्सप्लोजिव था, मैंने जो खबर पढ़ी, अगर मुझे ठीक याद है, तो ये एक्सप्लोजिव लेके सीधा अपने टारगेट पर गिरता। एक अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर बता दूं आपको, क्योंकि अभी हमने जॉर्डन वाली खबर आपको बताई, प्रधानमंत्री जॉर्डन में हैं, तो जॉर्डन का एक बहुत अहम रोल है इजराइल और गाजा की समस्या के अंदर। एक बड़ा हमला इजराइल ने किया है, हमास के एक बड़े टॉप कमांडर को मार गिराया है। हमास का फन इस तरीके से इजराइल पहले कुचल चुका था। इस्माइल मारा गया, इस्माइल हानिया, याहया सिनवार मारा गया, मोहम्मद दईफ मारा गया, बारी बारी सब जन्म गए, लेकिन सिलसिला इजराइल ने रोका नहीं। अब नेतन्याहू की आर्मी अभी भी इस कोशिश में है कि कोई किसी तरीके से भी बची कुची लीडरशिप हमास की वो दोबारा खड़ी ना हो जाए। जो अगर पुराना कोई लीडर बचा है तो उसको मारो। तो उसमें एक नाम था बहुत टॉप कमांडर रईद साद, ये गाजा में मारा गया एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर। वो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये इसमें बैठा था और ये गया, ये व्यक्ति जो था, इस धमाके के बाद ये चला गया। आरडीएफ ने ड्रोन अटैक किया इसके ऊपर और हमास ने कंफर्म कर दिया है कि उसका ये टॉप कमांडर सईद साद मारा गया है। इसके बारे में इजराइल का कहना यह है कि एक तो ये जो येलो लाइन बनाई गई है, आधे से ज्यादा गाजा इस वक्त इजराइल की आर्मी के कब्जे में है, और वो जहां वो बाउंड्री लाइन है उसको वो येलो लाइन कहते हैं, बीच गाजा के बिल्कुल बीचों बीच में। तो वहां पर इजरायली तैनाती है। उससे जो पीछे का हिस्सा है, मतलब नॉर्थ कह लीजिए या नॉर्थ ही कहेंगे, तो वो सारा गाजा अभी इजराइल के पास है और बाकी जितने गाजा के लोग थे वो दक्षिणी हिस्से में है इस वक्त, या नीचे के हिस्से में है। उस लाइन पर इसने कहा कि ये आदमी अटैक करवा रहा था, इसने हमारे सैनिकों को मारा था, जिसको इन्होंने मारा है। तो ये उसके जवाब में। लेकिन जब से ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं सीज फायर होने का, तब से भी आप जानते हैं कि कितने लोग जो है मारे जा चुके हैं। ये डेटा अभी मेरे पास सर आया है, ये 391 लोग मारे जा चुके हैं लगभग 400 लोग। सीज फायर के बाद 400 लोग मारे गए हैं यहाँ गाजा में, मतलब इजराइल ने मारा है उनको। और अभी तक टोटल डेथ्स का आंकड़ा जो है वो 70,660 पहुंचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो लाखों में है, लेकिन फिर भी 70,000 ऑफिशियल अकाउंट जो है। तो ये लड़ाई जो है साहब अभी भी रुकी नहीं है। समीर जी, देखिए, सेकंड इन कमांड था राइस सईद जो मारा गया, ये सेकंड इन कमांड था, हमास को कंट्रोल कर रहा था और ये फिर से हमले की तैयारी कर रहा था और इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इजराइल पर कैसे हमला किया जाए। अब बहुत साफ है कि जो ट्रंप ने समझौता करवाया था और ट्रंप ने जिसकी वाहवाही लूटी थी कि भाई गाजा में हमास और इजराइल के बीच में उन्होंने समझौता करवा दिया है, वह सब अब पानी में बह गया। कोई समझौता नहीं है, किसी तरह का किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा है। और इजराइल ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब तक हमास पूरे हथियार डाल नहीं देता हम हमास को छोड़ेंगे नहीं, और हमास उसके लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब इजराइल ने ये भी तय कर लिया और अमेरिका को बता दिया होगा, तो दुनिया को भी ये संदेश दे दिया है कि भाई अब वक्त आ गया है कि हम हमास को पूरी तरीके से खत्म करें। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिस तरीके से बीच पर इजरायली नागरिक को मारने के लिए, उसके बाद से इजराइल को ताकत मिली है ये बताने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पहले चेता दिया था कि आप ये गलत कर रहे हो,
वही इजराइल अब बता रहा है कि भाई हमास में अभी भी इस तरह के लोग बैठे हैं जो किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हम ये लड़ाई अधूरी नहीं अब छोड़ेंगे। ये सेकंड स्टेज आपको नहीं लगता कि ये नहीं, जो अब शांति वार्ता के बाद जो दूसरा कदम दो होना छोर था? हो चुके, पानी और तेल है, कभी मिल नहीं सकते, दो छोरे समुद्र के, और ये जितना कभी नहीं मिल गाजा पाएंगे। ले लिया अब वो पूरा लेगा, आधा तो ले चुका है। आने वाले दिनों में इजराइल पूरा लेगा, न वो अमेरिका के सुनेगा न किसी की सुनेगा। ये तय है कि हमास पूरा खत्म होगा और पूरा गाजा पट्टी पे इजराइल का कब्जा होगा। इसमें मजेदार बात यह है कि ट्रंप साहब कौन सी लड़ाई रोक पाए हैं। देखिए थाईलैंड कंबोडिया दोबारा शुरू हो गई, यूक्रेन रुकेगी नहीं, थाईलैंड कंबोडिया दोबारा शुरू हो गए, पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक कह रहे हैं, गाजा में फिर शुरू हो गया, थाईलैंड कंबोडिया और शुरू हो अब गया। व्हाइट हाउस ये कह रहा है इजराइल को कि आप जो है, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो आप ट्रंप साहब की इज्जत का ख्याल रखें। ये व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान दे जो आदमी दुनिया में किसी की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत का ख्याल करे। पा रहा हूँ कि ट्रंप की इज्जत का ख्याल बट है तो, देखिए इसमें नाक तो लगी हुई ट्रंप की है। अपनी इज्जत तो खुद भी करते हैं, वो कहते हैं इसमें आप केवल फील्ड में ये देखकर कि वो हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, इस पे भरोसा करें, ट्रंप साहब पे भरोसा नहीं कर रहे जो कह रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आतंकवादी हमला हुआ, पहले तो इसके कुछ नए तस्वीरें आई हैं जो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुआ ना, जिसमें 2 पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे ने कत्लो गारत मचाई। तो इसकी कुछ नई तस्वीरें हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने बॉन्डी बीच पर हमला करते हुए ये दोनों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। हज़ारों लोग वहाँ मौजूद थे जिनके ऊपर इन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चलाई हैं। कट्टर इस्लामिक सोच वाले इस बाप बेटे की जोड़ी ने 16 लोगों की, पाकिस्तानी कहना चाहिए, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनकी इन्होंने जान ली। 10 साल की एक छोटी सी बच्ची भी उसके अंदर थी। ये कुछ तस्वीरें नहीं आ रही हैं, एक बार ज़रा पूरा दिखा दीजिए। Там же полицейские. Кто? Какие полицейские нахуй? Там... Вон полицейские. देखिए कैसे लोग जो हैं वो ज़मीन पर लेट गए, कोई मेज़ लगी हुई है उसकी आड़ में चला गया। लेकिन ये सब उनके पास तो बड़े घातक हथियार थे, घातक राइफलों से वो हमला कर रहे थे। सब लाइसेंस ही थे। इसमें सौरभ जी पुलिस तो वहाँ पहुँच गई थी, सायरन बज रहे हैं, पुलिस पहुँच गई थी, लेकिन उनके पास पिस्टल था और इनके पास ज़्यादा घातक और मारक हथियार थे। ये देखिए लोग कैसे लेट कर किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से कई लोगों को लेटे लेटे भी गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। अब एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरी तस्वीर प्ले कर दीजिए। ये जो काली शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये वो 24 साल वाला लड़का है, इसका नाम नावेद है। ये कैसे मैगजीन लोड करेगा आप देखिएगा। ये देखिए, ये जो है बेल्ट पहन के आया था, ये इसकी बेल्ट पे कारतूस लगे हुए थे बाप बेटे की दोनों के, वो कारतूस भरते थे ये जब वो खाली हो जाया करता था। प्रोफेशनल शूटर की तरीके से, इनको तो परमिशन मिली थी सर जानवरों को मारने की, तो संस्था चलाते थे जानवरों को मारने के लिए। सरकार ने इसलिए इनको 6 लाइसेंसी बंदूकें दी थी घातक, कि जो जानवर शहर में घुस जाते हैं उनको मारने की परमिशन थी, उसी का इस्तेमाल उन लोगों को मारने के लिए किया। अब ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जो आपने 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में देखी थी, सेम यही। वहां भी क्या था, वहां पर लड़के लड़कियां जो एक म्यूजिक फेस्टिवल में गए हुए थे, वहां पर ये पहुंचे हमास के लोग और अंधाधुंध थर 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 गोलियां मार दी, किडनैप करके ले गए। कितने वहां तो सैकड़ों लोग मारे गए, खैर किडनैप करके ले गए। ये भी यहूदियों का एक त्योहार चल रहा है, वहां पर 2 लोग ये पहुंचे और इन्होंने भी अंधाधुंध जो है वो फायरिंग कर ली। अब इन दोनों बाप बेटी की जोड़ी का, पाकिस्तानी जोड़ी का, कुछ नई बातें इनकी सामने आ रही हैं। आतंकवादी जो नवीद है, ये तो 24 साल का था, लेकिन आईसिस के आतंकवादी इसाक अल मतारी, वो खुद जेल में है ऑस्ट्रेलिया की, उससे संपर्क में था। बड़ा खतरनाक आतंकवादी है जो आप इसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी हुई आईसिस के से जुड़े होने के आरोप में, और ये सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर कहता है खुद को ऑस्ट्रेलिया का, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आईसिस का खुद कमांडर अपने आप को ये बताता था। इसको पकड़ा, इसको क्या सजा हुई होगी आप इमेजिन कर लीजिए, 7 साल। एक आदमी जो आईसिस का कमांडर खुद को कह रहा है, और ये
कोई बहुत बड़ा हमला सिडनी में ही करना चाहता था, उसको विफल किया वहां की पुलिस ने और पकड़ के जेल में डाला, इसको सिर्फ 7 साल की सजा है। और इसी के संपर्क में ये आदमी जो लड़का है 24 साल वाला, ये बताया जा रहा था। अब ये अहम बात ये है कि वहां की जो सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी है, उसका कुछ आसीओ नाम है, शायद ASIO, वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी रडार में था, क्योंकि हमें मालूम था कि ये इस मतारी के संपर्क में रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये कोई खतरा है अभी हमारे लिए, तो इसलिए हमने इस पर एक्शन नहीं लिया। ये क्या होता है? ये सिर्फ यही होता है कि आपके यहाँ जो निज़ाम है वो ठीक है, चल रहा है। अब ये जो व्यक्ति है लड़का नवीद, ये सिडनी के एक अल-मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता था। यहाँ के भी एक फैकल्टी मेंबर के साथ इसकी तस्वीर सामने आई है। इसने पहले नॉर्मल स्कूलिंग की और उसके बाद फिर ये इस एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में चला गया। फिर यहाँ पर इसने केवल कुरान का अध्ययन किया और अरबी भाषा की पढ़ाई की। अच्छा, पाकिस्तान की हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर चुका है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये बातें अब सब अभी तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर है ना। जहां ये पढ़ा, वहां उन लोगों वहां पर उसके दिमाग में क्या बोया गया, ये पता करें। ये जो आतंकवादी जिसको सिर्फ 7 साल की जेल में डाला, उसने इसके दिमाग में क्या भरा, ये पता किया जाए। और ऐसे कितने और लोग तैयार किए गए, ये और बड़ी बात है। उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? अब इसका एक पुराना वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो आजकल सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है, इसी व्यक्ति का, इस आतंकवादी का। सुन लीजिए। Assalamu alaikum, brothers. We're here at Bankstown Station, spreading dawah, doing the work of the Prophets, continuing the work of the Prophets. We're here to spread the message that Allah is one and Muhammad is the last messenger of Allah. Guys, spread dawah wherever you can. Spread the message that Allah is one wherever you can. Spread the message by pamphlets, whether it be one ayah, and whether it be raining, hailing, or clear sky. Allah will reward you for whatever action you do in His cause. Inshallah, this will save you on the Day of Judgment, when everyone will be asking, where's the hope, where's this? This will come for you on the Day of Judgment. So, come join us at Bankstown or in your own area and spread Islam. Assalamu alaikum. अब ये वीडियो इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। ना ये अभी कोई इससे घटना से कुछ रोज पहले का वीडियो, ऐसा भी नहीं है। उसमें मुझे इसकी उम्र इससे कभी कम ही दिखाई दे रही है। अभी 24 साल का था, तो इसमें मुझे उससे छोटा ही लग रहा है ये। लेकिन इस वीडियो में ये कह क्या रहा है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं कह रहा है। ये कह रहा है इस्लाम को स्प्रेड करो। दावा होता है किसी को इस्लाम की दावत देना, तो वो यही कह रहा है कि आप दावत दीजिए, लोगों को इस्लाम के फोल्ड में लाइए, उनको मुसलमान बनाइए। और वो कह रहा है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो यही तुमको बचाएगा। अगर तुमने कामयाबी से किसी को इस्लाम की दावत दी और वो मुसलमान हो गया, तो क़यामत के दिन तुम्हारे जुर्मों के सामने ये अच्छाई तुम्हारी काम आ जाएगी। ये वो कह रहा है। ये इस्लाम के कोर बिलीफ्स में से एक चीज़ है, जिसमें अदरवाइज आप देखिए तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने की बात वो कह रहा है। लेकिन इससे इतना तो पता चलता है, वो वीडियो बना के ये बात कह रहा है, मतलब वो पूरी तरीके से एक धार्मिक आइडियोलॉजी के रंग में ढल चुका था। उसका मतलब कोर बिलीफ जो था वो अब वही था। वो आज इसकी माँ का स्टेटमेंट आया कल अखबारों में, ऑस्ट्रेलिया के छपा हुआ है कि मेरा बेटा ना सिगरेट पीता, न बेटा शराब नहीं पीता, वो दोस्तों से नहीं मिलता, वो तो घर के बाहर ही नहीं जाता था। ऐसा बच्चा सबको मिले, ये भी कहा उसकी माँ ने। लेकिन होते 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 वो क्या बन गया, सवाल ये है। अब मैं आपको एक खबर बता रहा हूं और फिर मेहमानों से इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या किया। सबसे पहला कदम ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या उठाया, यह कहा कि हम अपनी गन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, कि गन कल्चर जो है, हथियार हमारे यहां पर जो है वो इतनी आसानी से ना मिले। अरे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, तुम्हारे यहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर तैयार हो रहे हैं आतंकवादी। अब पहले तुम बंदूक पर काम कर रहे हो। बुलडोजर, अरे उसके तो गाड़ी में बम भी रखा था। सर बुलडोजर चलाना चाहिए था घर पे। तो मैं कह रहा हूं उसकी गाड़ी में सर बम भी था। तुम बंदूक बैन बंद कर दोगे, वो बम बना लेगा। तुम बम बनाने का सामान बैन कर दोगे, वो गाड़ी लेके घुस जाएगा। अवैध बंदूकें आएंगी वो उस बीच पर गाड़ी लेके घुस जाता। जहां आपको प्रहार करना है वहां क्या कर रहे हो? नहीं, वहां प्रहार कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि उसकी जो बेसिक बिलीफ है वो तो ठीक है। असली बेसिक बिलीफ में ही तो समस्या है ना भाई। हमें क्यों सबको मुसलमान बनाना है, या हमें क्यों सबको ईसाई बनाना है या हिंदू बनाना है? जिसको जो बनना होगा बनेगा। असली तो इस बेसिक बिलीफ, मतलब जो मूल है वो यही है ना, बाकी सब तो उसके बाद आता है।
अगर हमारे मन में यह है कि हम जैसे हैं, उसके अलावा अगर कोई दिखेगा तो ये ठीक नहीं, तो हमें सबको अपने जैसा बनाना नहीं बनेगा तो हम उसको मार देंगे। बेसिक में प्रॉब्लम है। ठीक सेंस में कहा कि ये तो आप सब जानते हैं इस्लाम का बेसिक नहीं, स्ट्रक्चर का पार्ट है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। जब तक दुनिया भर के मुसलमान मौलाना इस पर बात नहीं करेंगे, और ये हम लोगों की बात करने से होगा भी नहीं, उस बेसिक पर आप बात नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कोई भी और बहस बेमानी है। आप उसको कहते रहिए वो मासूम बच्चा लग रहा है, वो मासूम बच्चा कल को राइफल हाथ में ले लेता है, कल को वो मासूम बच्चा फट जाता है, कल को वो मासूम बच्चा जाने कितने लोगों को मार देता है। उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, और कोई एक घटना उठाकर उसके सामने पैरेलल खड़ा किया जाता है। कल भी जो बॉन्डी बीच पर जो घटना हुई है उसके खिलाफ भी बहुत ढेर सारी चीजें निकाल ली गई। जब तक उस बेसिक पर आप बात नहीं करेंगे कि यह संभव नहीं है भाई, किसी समय में किसी ने कुछ कहा, वो एक तरीका था जीने का, जीने के और भी तरीके हैं, जीने का एक तरीका नहीं हो सकता है। अगर वो आप मानते रहेंगे तो दूसरों के जीवन को खतरा, और फिर यही होता रहेगा। अब इजराइल ने तो बाकायदा एडवाइजरी जारी की है कि यहूदी लोग और खासकर इजराइल के लोग जो किसी भी देश में जाएं तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, खास तौर पर जहां पर जो उनके प्रार्थना स्थल होते हैं वहां पर जाएं तो बड़े सतर्क रहें, और अपने त्योहारों पर तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें, और देखें कहीं जाएं तो इस आसपास देख लें कि सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं है। तो वो ये बता रहे हैं कि अब दुनिया भर में यहूदी जो हैं वो खतरे में जो माना जाता। ऑस्ट्रेलिया आज की हालत हो गई ऑस्ट्रेलिया की, एक समय इतना सुरक्षित देश माना जाता था। सर एक खबर चलिए अब आपको, बस क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, मैं रूस यूक्रेन की खबर आपको बता देता हूँ। ट्रंप साहब ने कहा कि देखिए हम अब शांति हासिल करने के बहुत निकट पहुंच गए और इतना करीब हम कभी नहीं आए। जर्मनी में चल रही हैं इस वक्त मुलाकातें, इससे पहले लंदन में हुई, इससे पहले मायामी में हुई, यूक्रेन के लोग वहां पहुंचे हुए थे। अमेरिका में पुतिन से मिलने के लिए दूत जो हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, वो मॉस्को भी जा चुके हैं। अब लेटेस्ट राउंड हो रहा है जर्मनी में, और अब खबर यह है कि सर आपको डिटेल में बताएंगे कि एक तो ज़ेलेंस्की इस बात के लिए राजी हो गए कि मैं चलो नेटो मेंबरशिप की डिमांड नहीं करूंगा, तो मुझे लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी दे दो। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ, और अगर वो हो गया तो फिर जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हो जाएगी शांति, आज कुछ अखबारों ने उसको रिपोर्ट किया है कि जो कोर डिमांड रशिया की है कि मुझे वो सारा पूर्वी हिस्सा चाहिए यूक्रेन का, जिस पर 90% वो कब्जा कर चुका है, और इनका ये था कि मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। लेकिन अब ये इस बात पर शायद मान जाएं कि जितना उसके पास है उतना चलो ठीक है, उतना वो रखे, उसके बाद में हम बाद में बात कर लेंगे, मैं उस पर अभी नहीं अड़ूंगा। लेकिन जो वो और डिमांड कर रहा है 10% 20%, वो मैं नहीं दूंगा। जितना उसने कब्जा कर लिया है, जहां तक सेना रूस की आ गई है, उतना मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ट्रंप साहब ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा प्रॉब्लम यह है कि पुतिन एक दिन मान जाते हैं, अगले दिन नहीं मानते। ज़ेलेंस्की एक दिन हाँ कर देता है, अगले दिन ना कर देता है। अब जब तक दोनों हाँ नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। सुना दीजिए। We're having tremendous support from European leaders. They want to get it ended also. And at this moment, Russia wants to get it ended. The problem is they'll want to get it ended and then all of a sudden they won't. And Ukraine will want to get it ended and all of a sudden they won't. So we have to get them on the same page. But I think that's working along. Very good talk. सर बात बन रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं इसको हर दिन के हिसाब से नहीं देखता कि बस अब आज हो जाएगा, ऐसा आज भी नहीं लगता मुझे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की पे भी बहुत प्रेशर लगातार बना हुआ है। वो कैसे कर रहे हैं, और ट्रंप साहब ने कहा कि एक दिन ज़ेलेंस्की मानते हैं, एक दिन पुतिन मानते हैं, फिर दूसरे दिन वो नहीं मानते, तीसरे दिन वो नहीं मानते। लेकिन ट्रंप साहब खुद के बारे में क्या कहते हैं? वो एक दिन ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होते हैं, एक दिन पुतिन के साथ खड़े होते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, पुतिन को कहते हैं कि आप दबाव मत बनाइए, फिर ज़ेलेंस्की को कहते हैं कि वो मान गए हैं। नहीं, इसमें आप एक और अपडेट जिससे लगता है सर काम हो जाएगा। एक रिपोर्टर ने क्रेमलिन के यानी कि उनके पुतिन के दफ्तर के प्रवक्ता से पूछा, क्या क्रिसमस तक हम उम्मीद करें कि आप हमको कोई अच्छी खबर देंगे? उन्होंने कहा देखिए ये थैंकलेस जॉब है, मैं आपको ऐसी कोई खबर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जल्दी ये काम हो सकता है। तो क्रिसमस तो ये पड़ा सामने। अभी तो यूरोप के देश ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और इससे ज्यादा उम्मीद बनी है कि यूरोपियन देश जो है वो इस वक्त यूक्रेन से बात। चलिए उम्मीद करते हैं साहब ये बात जल्द से जल्द बने, हमारे लिए भी अच्छा है।